Good morning everyone. We shall now be starting with quick revision on GST. आप लर्निंग फ्लो चार्ट में आ जाइए। सबसे पहले चार्जेबिलिटी का हम लोग रिवीजन करेंगे। मेरे को एक चीज बताइएगा, जीएसटी क्या है? सर, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स क्या है? सर, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस क्या है? सर, जो गुड्स नहीं है वही सर्विसेज है। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी और जो गुड्स नहीं है वही सर्विसेज है। मनी एंड सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विसेज है। मनी एंड सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विसेज है। याद रखिएगा, एक्शनेबल क्लेम को और क्रॉप जिसको लैंड से आप सेपरेट करके बेचें उसको गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। एक्शनेबल क्लेम को और क्रॉप्स जिसको आप सेपरेट किए हैं लैंड से, इसको गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। सर्विसेज, वी नीड टू रिमेंबर कि सर्विसेज में अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी में होता है या मनी को मैं यूज करने के लिए देता हूं, मनी का एक्सचेंज होता है जिसके लिए हम लोग सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करते हैं, इसको सर्विसेज में इंक्लूड किया गया है। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज मतलब जो गुड्स नहीं है। वी नीड टू रिमेंबर एक्शनेबल क्लेम और क्रॉप्स विच हैव बीन सोल्ड सेपरेटली, इसको गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। वी ऑल्सो नीड टू नो कि एक्सचेंज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर या यूज ऑफ मनी जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन है, इनको दोनों को जब सेपरेट कंसिडरेशन होता है सर्विस के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है सर, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सर, सप्लाई क्या है? सप्लाई में 3 एलिमेंट एसेंशियल है। सीबीएस, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई को सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। मैं स्टूडेंट्स को बार बार बोलता हूं, जब भी सप्लाई पे क्वेश्चन आए कि ये चीज सप्लाई है कि नहीं है, आप देखिए 3 एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। कंसिडरेशन, बिजनेस एंड सप्लाई, तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होने से ही सेक्शन 7 में इसको हम लोगों ने सप्लाई माना है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। इंपोर्ट में अगर बिजनेस या कंसिडरेशन एक भी हो जाए तो हम लोग उसको सप्लाई मान लेते हैं। इंपोर्ट में अगर बिजनेस और कंसिडरेशन एक एलिमेंट भी हो तो उसको हम लोग सप्लाई मान लेते हैं। शेड्यूल 1 हम लोगों को बताता है कुछ सर्कमस्टेंसेस। शेड्यूल 1 हम लोगों को बताता है कुछ सर्कमस्टेंसेस जब बिना कंसिडरेशन के जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 1 हम लोगों को बताता है कुछ सर्कमस्टेंसेस जब बिना कंसिडरेशन के जीएसटी लगेगा। पहला, अगर एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स भेजे या प्रिंसिपल एजेंट्स को गुड्स भेजे। रिमेंबर, एजेंट प्रिंसिपल में डीम्ड सप्लाई में शेड्यूल 1 में खाली गुड्स कवर्ड है। नॉर्मली सब जगह गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर होते हैं, लेकिन एजेंट प्रिंसिपल में आपका जो डीम्ड सप्लाई है शेड्यूल 1 का, उसमें खाली विदाउट कंसिडरेशन में गुड्स कवर्ड है। तो एजेंट प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल एजेंट को दे तो उसको गुड्स के डेफिनेशन में हम लोग मानते हैं। ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट में हमेशा जीएसटी लगता है, लेकिन ब्रांच ट्रांसफर विद इन द स्टेट में जीएसटी तभी लगता है जब वो लोग सेपरेटली रजिस्टर्ड हैं। वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, क्लोजर ऑफ बिजनेस या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट जिसमें आईटीसी क्लेम किया गया है वह भी सप्लाई है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये भी सप्लाई माना गया है। विल यू टेल मी शेड्यूल 1 में सप्लाई क्या है? सर, शेड्यूल 1 में सप्लाई है एजेंट प्रिंसिपल जब एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर करते हैं, ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट और विद इन द स्टेट इफ दे आर सेपरेटली रजिस्टर्ड। क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स जहां पर आईटीसी पहले से क्लेम किया गया है। वी नीड टू रिमेंबर कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देता है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये भी सप्लाई है। जहां शेड्यूल 1 बताता है कि क्या सप्लाई है, शेड्यूल 3 हम लोगों को बताता है किसको सप्लाई नहीं माना गया है। पहला, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ सप्लाई। एक्शनेबल क्लेम गुड्स है लेकिन वो सप्लाई नहीं है। बट गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी को फिर भी सप्लाई मानते हैं, दैट्स एन एक्सेप्शन। बिल्डिंग बेचना, लैंड बेचना,
इस पे जीएसटी नहीं है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी है, लेकिन बिल्डिंग बेचने पे जीएसटी नहीं है। सर हाउ डू वी डिफरेंशिएट कि बिल्डिंग बेचा गया है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है? अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टेज के दौरान कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले थोड़ा सा भी कंसिडरेशन किसी फ्लैट के लिए ले लेते हैं तो पूरे को हम लोग कंस्ट्रक्शन मान लेते हैं, उस पूरे फ्लैट्स वगैरह को। लेकिन अगर सपोज आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें 100 फ्लैट्स है, 50 फ्लैट्स में आपने कंस्ट्रक्शन स्टेज में एडवांस ले लिया, ये 50 फ्लैट जो है कंस्ट्रक्शन सर्विस में चला जाएगा, इस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन रिमेनिंग 50 फ्लैट्स में पूरे में आपने रुपया बाद में लिया है, पूरे में 100% रुपया आपने बाद में लिया रिमेनिंग 50 फ्लैट्स में, इसको हम लोग सेल मानते हैं, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं मानते हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड पे जीएसटी नहीं है। सो एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्सेप्शन कि गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी पर है। बिल्डिंग बेचने पे जीएसटी नहीं है। कोर्ट फी पे नहीं है, कोर्ट फी पे नहीं है। डिसीज पर्सन के फ्यूनरल सर्विसेज, बरियल सर्विसेज पे नहीं है। एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है और एम्प्लॉय को जब सर्विसेज देता है उसको सैलरी मिलता है, उस पे जीएसटी नहीं है। सैलरी पे जीएसटी नहीं है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे जीएसटी नहीं है। लेकिन डायरेक्टर के बोर्ड मीटिंग फी पे जीएसटी है, बिकॉज बोर्ड मीटिंग के समय, फी के समय ये एम्प्लॉय नहीं रहता डायरेक्टर। रिमेंबर इसके अलावा कि गुड्स अगर इंडिया से ही कहीं बाहर जा रहा है, से नेपाल से चाइना जा रहा है या नेपाल से आपका से यूएस या यूके में जा रहा है, बिकॉज अगर गुड्स इंडिया से दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, इसको सप्लाई नहीं मानते हैं। कस्टम स्टेशन में जब गुड्स पड़े हुए हैं उस समय अगर मैं बेचूं तो ये कस्टम्स के दायरे में आता है, ये जीएसटी के दायरे पे नहीं आता है। सो वी नीड टू रिमेंबर जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज मतलब जो गुड्स नहीं है, मनी सिक्योरिटीज दोनों ही नहीं है, ना गुड्स ना सर्विसेज। वी नीड टू रिमेंबर कि सप्लाई मतलब कंसिडरेशन हो, बिजनेस हो, सप्लाई हो। एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना गया है, क्रॉप सोल्ड सेपरेटली को गुड्स माना गया है। एंड वी ऑल्सो नीड टू नो वन थिंग कि जहां पर मनी में एक्सचेंज होता है या फिर आपके से फॉर एग्जाम्पल मनी को यूज करने के लिए देते हैं जिसमें सेपरेट कंसिडरेशन है, उसको सर्विस माना गया है। शेड्यूल 1 एन्यूमरेट करता है कि नॉर्मली सप्लाई होता है जब सीबीएसओ कंसिडरेशन बिजनेस सप्लाई, लेकिन शेड्यूल 1 एन्यूमरेट करता है कि बिना कंसिडरेशन के भी जीएसटी लग सकता है। एजेंट प्रिंसिपल, ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट, ब्रांच ट्रांसफर विद इन द स्टेट इफ सेपरेटली रजिस्टर्ड, क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट जिसमें आईटीसी क्लेम किया हुआ है, एम्प्लॉय को जब 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, या जब आप इंपोर्ट करते हैं बिजनेस के कोर्स में अपने बाहर के ब्रांचेस से या रिलेटेड पार्टीज से। सप्लाई क्या नहीं है? एक्शनेबल क्लेम, बिल्डिंग बेचना, कोर्ट फी, राइट। कोर्ट फी को हम लोग नहीं मानते हैं। कोई पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में उसके सैलरी को नहीं मानते हैं। डिसीज पर्सन का फ्यूनरल सर्विसेज, एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज देता है और बदले में एम्प्लॉय को सैलरी देता है, सैलरी पे जीएसटी नहीं है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे नहीं है, बोर्ड मीटिंग फी पर है। हाई सी सेल जब गुड्स कस्टम्स के दायरे में है तो वो कस्टम्स एक्ट में टैक्सेस लगते हैं, यहां पर नहीं लगते हैं। शेड्यूल 2 हम लोगों को बताता है क्या चीज गुड्स है, क्या चीज सर्विसेज है। इन जनरल गुड्स बेचना, हायर परचेज, गुड्स बेचना, हायर परचेज या परमानेंट ट्रांसफर को सेल ऑफ गुड्स माना गया है। गुड्स बेचना, हायर परचेज या परमानेंट ट्रांसफर को गुड्स माना गया। बाद बाकी हम लोग ने सभी कुछ सर्विसेज के दायरे में डाल दिया है। लीजिंग, रेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, टॉलरेट एन एक्ट जिसको आप कैंसिलेशन फी, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डालते हैं, रिफ्रेनमेंट फॉर एन एक्ट जिसको नॉन कॉम्पीट फी बोलते हैं, ये सब के सब सर्विसेज है। नॉट ओनली दिस, नॉन कॉम्पीट फी ये सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अलावा you need to remember that restaurant, everything has been put in the services. Renting, leasing, temporary transfer of IPR. Renting, leasing, temporary transfer of IPR. Job work. जब हम किसी दूसरे को गुड्स में प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोगों ने सीखा ही है, ये सब सर्विसेज है ना। गुड्स बेचना, हायर परचेज, परमानेंट ट्रांसफर, सेल ऑफ ब्रांडेड सॉफ्टवेयर, क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, इसको गुड्स माने हैं। लेकिन लीजिंग, प्रोसेसिंग, रेंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट, इन सब को हम लोगों ने सर्विसेज माना है।
जीएसटी इंपोर्ट पे कैसे लगता है? याद रखिएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम एक्ट में चला जाता है। कस्टम एक्ट में इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी हम लोग को दोनों मिलता है, और आईजीएसटी का क्रेडिट भी मिलता है। ये क्लियर रखिएगा, जीएसटी जो इंपोर्ट पर है, गुड्स जो है दैट इज कवर्ड अंडर द कस्टम्स एक्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम्स एक्ट के दायरे में है। हाँ, कस्टम्स एक्ट में कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगता है, ये हम लोग मानते हैं। इंपोर्ट इज आफ्टर ऑल ए डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रा में सी और एस लगता है, इंटर में आईजीएसटी लगता है, वो फर्दर डिस्कस करने का दरकार नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मैंने पहले ही आपको बताया था कि बिजनेस या कंसिडरेशन एक होने से भी चल जाएगा। एक क्वेश्चन है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस, इसको आप लिख भी सकते हैं कहीं पर कि it is import of service for personal purpose. Obviously consideration should be there. It is a supply but currently exempted. Import of service for consideration for personal purpose. Import of service for personal purpose for consideration. ये चीज आपका सप्लाई है बट करेंटली एग्जेम्प्ट है। जीएसटी कौन देता है? सप्लायर देता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द फॉरवर्ड चार्ज। इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो हम आपसे कलेक्ट करके देते हैं, बायर से कलेक्ट करके देते हैं। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज। जहां सप्लायर बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, इसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। नॉर्मली नॉर्म भी यही है कि सप्लायर ही देगा। कुछ नोटिफाइड केसेस में रेसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ता है, जिसको रिवर्स चार्ज हम लोग बोलते हैं। लेकिन कुछ केसेस में स्पेशल चार्ज है जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी देता है। ये आप अलग से अलग जरूर देख लीजिएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन था, हाउस कीपिंग और होटल था, जहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, हाउस कीपिंग और होटल, जहां पर जीएसटी जो है इट इज पेड। ऑलवेज रिमेंबर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, होटल एंड हाउस कीपिंग, इसमें जीएसटी इज पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ना सप्लायर देता है ना रेसिपिएंट देता है। इसको हम लोग स्पेशल चार्ज बोलते हैं। रिमेंबर वन थिंग, मैंने अगर 2-3 गुड्स एक साथ सप्लाई किए हैं एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड दैट वन इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। मैंने आपको 2-3 सप्लाईज एक साथ किए एंड इट इज आइडेंटिफाइड दैट वन ऑफ देम इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। इसको हम लोग कॉम्पोजिट सप्लाई बोलते हैं और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई का रेट चलता है। मैंने आपको 2-3 सप्लाई किए, कोचिंग भी दिया, किताब भी दिया। कोचिंग इज द प्रिंसिपल, तो इसमें कोचिंग का रेट 18% लगेगा। बुक्स एग्जेम्प्टेड है, वो एप्लीकेबल नहीं है। कोचिंग का रेट 18% लगेगा। आप फ्लाइट में गए, वहां आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिला, साथ में केटरिंग भी मिला, फ्री फूड से विस्तारा एयरलाइंस में आप लोग गए, तो वो आपको 2 सर्विसेज दे रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एयर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एंड फूडिंग। बट इसको हम लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन मानेंगे। इट्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई जहां 2-3 सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड। इसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई का रेट चलता है, विच इज द कॉम्पोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या है? मैंने आपको 2-3 सप्लाई किया है, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, और ये सिंगल एक साथ कॉन्सोलिडेट करके किया है। मैंने आपसे लमसम ले लिया से ₹1,00,000 और आपको रेफ्रिजरेटर भी सप्लाई कर दिया, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, 3-4 चीज सप्लाई कर दिए ₹1,00,000 में। यू कैनॉट आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सप्लाई। इसमें हाईएस्ट जो इन प्रोडक्ट्स में जिसका हाईएस्ट रेट है वो चलेगा। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट चलता है। मिक्स सप्लाई में यू कैनॉट आइडेंटिफाई विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड सिंगल चार्ज किया हुआ है। मिक्स सप्लाई में इन प्रोडक्ट्स में जितना मैं प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूं, सपोज XYZ, उसमें जो हाईएस्ट रेट सपोज 18 है या 28 है वो चलेगा। इन प्रोडक्ट्स में जो हाईएस्ट रेट है, याद रखिएगा। बिग बाजार में आप गए, आप 4-5 सामान परचेज किए, वो हर आइटम का अलग अलग प्राइस कोट कर रहे हैं। ये मिक्स सप्लाई नहीं है। मिक्स सप्लाई तब होता है जब प्राइस सिंगल हो। मैंने ₹1,00,000 लेके आपको 5-7 प्रोडक्ट सप्लाई कर दिए। यू कैनॉट आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफाई होने से वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, उसका रेट चलता है। जहां प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं है वो मिक्स सप्लाई है, हाईएस्ट रेट चलता है। बट मिक्स सप्लाई में सबसे खास बात यह है कि मिक्स सप्लाई में इट शुड बी फॉर अ सिंगल प्राइस। मैं ₹1,00,000 लेकर आपको 4-5 गुड सप्लाई कर रहा हूं, प्राइस ब्रेकअप नहीं दे रहा हूं, वो मिक्स सप्लाई है। अगर मैंने आपको 5 प्रोडक्ट सप्लाई किए ₹1,00,000 लेकर, किसी का 25,000, किसी का 30,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000, इस प्रकार से बिलिंग करता हूं, तो हर प्रोडक्ट का रेस्पेक्टिव रेट चलता है। दिस टेक्स केयर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, द चार्जेबिलिटी। रिमेंबर फ्यू थिंग्स।
जीएसटी में हम लोगों को याद रखना है हर स्टेट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है। इंट्रा में सी और एस लगता है, इंटर में आईजीएसटी लगता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई है। एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है। एक्सपोर्ट में आपको दो ऑप्शन मिलता है, टैक्स मत दीजिए या टैक्स देकर आप रिफंड ले लीजिए। ब्रांच ट्रांसफर आउटसाइड द स्टेट में जीएसटी लगता है, इसको आप ध्यान रखिएगा अलग से। अल्कोहलिक लेकर जीएसटी के बाहर है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टेम्पररी बाहर है। टोबैको इज वन एक्सेप्शन जहां जीएसटी भी लग रहा है और बाकी टैक्सेस भी इसमें लग रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जीएसटी आप लोग रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली डूइंग लॉट्स ऑफ रिटन प्रैक्टिस। जो पूरा वॉल्यूम 2 आप रिटन सॉल्व कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट का आरटीपी कर रहे हैं, सम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा आरटीपी कर रहे हैं जीएसटी का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं बार बार, मैं रिटन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता हूं। सम देखना या नहीं पढ़ना एक ही बात है मेरे समझ से। स्टूडेंट अगर नियरली सम्स देख रहा है, रीडिंग कर रहा है, प्रोविजंस लर्न नहीं कर रहा है, इट विल नॉट हेल्प यू। प्लीज इंश्योर करिए प्रोविजंस में कीवर्ड्स लर्न करें, लिख लिख के सम बनाइए एंड डू दिस ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी बार क्या होता है, अपने प्रिपरेशन से बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। उन्होंने रीड किया, सम्स देख लिया एंड दे थिंक दैट यस माय सब्जेक्ट इज डन। इट विल नॉट बी लाइक दैट। क्विक रिवीजन का पर्पस है आप चैप्टर्स जल्दी से रिकॉल कर लीजिए और उसके बाद तुरंत जो है सम्स में मूव करिए, सम्स बनाइए, इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखिए, आरटीपी सॉल्व करिए। लेट्स स्टार्ट विद इट। पेज 4.5 पेज 4.5 ऑफ द प्रेजेंट मैट। टाइम ऑफ सप्लाई, एक टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का है, एक टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का है। गुड्स का है सेक्शन 12, सर्विस का है सेक्शन 13। गुड्स में हम लोगों को इनवॉइस इशू करना पड़ता है एट द टाइम, सेम टाइम ऑफ रिमूवल। गुड्स के केस में आपका इनवॉइस इशू होता है एट द सेम टाइम ऑफ रिमूवल। सर्विसेज में इनवॉइस इशू करने के लिए हम लोगों को 30 डेज का टाइम लिमिट मिलता है। गुड्स में इनवॉइस हैज टू बी इशूड एट सेम टाइम ऑफ रिमूवल एंड सर्विसेज में इनवॉइस हैज टू बी इशूड विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब क्या है, सर्विस का पहले बात करते हैं। अगर आप 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करते हैं तब टाइम ऑफ सप्लाई होता है इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। अगर आप 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई होता है कंप्लीशन ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। I repeat, the time of supply is invoice payment, completion payment which is earlier for services. Goods के केस में invoice has to be issued at the time of removal. So the time of supply is invoice payment which is earlier, removal payment which is earlier. अगर आप रिमूवल के समय इनवॉइस इशू करते हैं तो इनवॉइस पेमेंट विच इज अर्लियर। रिमूवल के बाद अगर आप इनवॉइस इशू करते हैं देन इट शुड बी रिमूवल ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। यू मस्ट अंडरस्टैंड, एडवांस में अगर रुपया मिलता है तो सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई है डेट ऑफ पेमेंट, और गुड्स के केस में जब गुड्स का आप डिलीवरी देते हैं या रिमूवल करते हैं या सामने वाले को अवेलेबल करवाते हैं उस समय इनवॉइस पेमेंट, कंप्लीशन पेमेंट विच इज अर्लियर, इनवॉइस पेमेंट, रिमूवल पेमेंट विच इज अर्लियर। सर्विस में 30 दिन का समय है, गुड्स में हम लोगों को इनवॉइस इशू करने का समय मिलता है सेम टाइम ऑफ रिमूवल। Remember one thing, that advance asset में time of supply is date of payment for services, लेकिन goods के लिए when you are removing it or making it available to your customer for advance asset, इसको अलग से ध्यान रखिएगा। We have one continuous supply of goods, another as continuous supply of service. Continuous supply of service का मतलब है जहां सर्विस 3 महीना से ज्यादा का है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब है जहां सर्विस 3 महीना से ज्यादा का है एंड देयर इज अ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। गुड्स 3 महीना से कम का भी हो सकता है, 3 महीना से ज्यादा का सब भी हो सकता है, बट देयर इज अ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो कंटिन्यूस सप्लाई में क्या होता है, मैं सर्विस आपको देते जा रहा हूं रिकरिंग बेसिस पर, कंटिन्यूअस बेसिस पर, गुड्स आपको सप्लाई कर रहा हूं रिकरिंग बेसिस पर, कंटिन्यूअस बेसिस पे, और आपके ऊपर पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है। सप्लायर गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है कंटिन्यूअस और रिकरिंग बेसिस पे, और सामने वाले पे भी पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है, वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है और गुड्स है। गुड्स में कंटिन्यूअस सप्लाई 3 महीना से ज्यादा का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है, लेकिन सर्विस हमेशा 3 महीना से ज्यादा का होता है। कंटिन्यूअस सप्लाई में क्या है, सर्विस के केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज डिटरमिन्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स के केस में
जब हम लोग सामने वाले को स्टेटमेंट भेजते हैं सप्लाई का, उसी समय इनवॉइस इशू होता है। नॉर्मली गुड्स के केस में इनवॉइस इशू होता है एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सर्विस के केस में 30 दिन का समय मिलता है, बट कंटिन्यूअस सप्लाई में इनवॉइसिंग का पीरियड दूसरा है। कंटिन्यूअस सप्लाई में इनवॉइसिंग का पीरियड है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, सर्विस के केस में एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और गुड्स के केस में व्हेन स्टेटमेंट इज सेंड। अगर आप इनवॉइस टाइम पीरियड तक इशू करते थे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से है, तो इनवॉइस पेमेंट विच इज अर्लियर। अगर आप ड्यू डेट के अंदर इशू नहीं करते इनवॉइस, तो ड्यू डेट पेमेंट विच इज अर्लियर। विल यू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग? सर, इनवॉइस पेमेंट कंप्लीशन पेमेंट विच इज अर्लियर, इनवॉइस पेमेंट रिमूवल पेमेंट विच इज अर्लियर, कंटिन्यूअस सप्लाई में इनवॉइस पेमेंट ड्यू डेट पेमेंट विच इज अर्लियर। इनवॉइस इशू करने का समय क्या है? सर्विस के केस में 30 दिन, गुड्स के केस में सेम टाइम ऑफ रिमूवल, कंटिन्यूअस सप्लाई में एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा संभव है कि मैंने आप पर 5,000 का इनवॉइस रेज किया, लेकिन आपने मेरे को 5,900 रुपया दिया है। अगर आप इनवॉइस से मेरे को 1,000 रुपया तक एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, इनवॉइस से अप टू 1,000 मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है, इनवॉइस अगर आप मेरे को 1,000 रुपया तक एक्सेस देते हैं, तो फिर जो एक्सेस पेमेंट है, उस एक्सेस पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस। इनवॉइस से अगर 1,000 रुपया मेरे को कोई ज्यादा देता है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट का टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। वाउचर वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आइडेंटिफाइबल है तब फिर इशू ऑफ वाउचर। सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। वाउचर में इफ इट इज आइडेंटिफाइड कि सप्लाई क्या है, तो फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। आइडेंटिफाइड नहीं है तो फिर डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। इंटरेस्ट और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट के लिए इट्स कैश बेसिस। इंटरेस्ट और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट के लिए इट्स कैश बेसिस। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाई करता है, या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। कैन यू रियली टेल मी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? सर, सर्विस में पहले समझ लेते हैं 30 दिन का समय, गुड्स में सेम टाइम ऑफ रिमूवल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी शुड नॉट फॉरगेट दिस कि कंटिन्यूअस सप्लाई में इट्स ड्यू डेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। फॉर सर्विस गुड्स में जब स्टेटमेंट जाता है। इनवॉइस पेमेंट कंप्लीशन पेमेंट विच इज अर्लियर। 30 दिन के अंदर इनवॉइस गया तो इनवॉइस पेमेंट, 30 दिन के अंदर नहीं गया तो कंप्लीशन पेमेंट विच इज अर्लियर। गुड्स में इनवॉइस पेमेंट रिमूवल पेमेंट विच इज अर्लियर। कंटिन्यूअस सप्लाई में इनवॉइस पेमेंट विच इज अर्लियर। ड्यू डेट तक अगर नहीं गया इनवॉइस तो ड्यू डेट पेमेंट विच इज अर्लियर। इंटरेस्ट पेनल्टी में कैश बेसिस। इंटरेस्ट पेनल्टी में कैश बेसिस। एडवांस रिसिप्ट में अगर मेरे को अप टू 1,000 रुपीज मिलता है, तो एक्सेस अमाउंट के लिए जो मेरा ऑप्शन है कि मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस एज माय टाइम ऑफ सप्लाई। वाउचर अगर आइडेंटिफाइबल है तो इश्यू ऑफ वाउचर, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। इंटरेस्ट पेनल्टी इज कैश बेसिस। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाई करता है कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग, या फिर you need to remember first occupation whichever is earlier. रिवर्स चार्ज में जनरल रूल है, सर्विस का पहले बात करते हैं, इट्स कैश बेसिस। लेकिन सामने वाला अगर 60 दिन तक पेमेंट नहीं करते हैं तो 61st डे ऑफ इनवॉइस। इसीलिए हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज में, यू नीड टू रिमेंबर, रिवर्स चार्ज में इट्स ऑलवेज कैश बेसिस, डेट ऑफ पेमेंट दैट इज, और इनवॉइस है 61st डे विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विस मिल रहा है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज जिसमें हमारा 26% होल्डिंग है एंड दे शुड बी नॉन रेसिडेंट, अगर आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विस मिल रहा है जिसमें आपका 26% स्टेक है, सामने वाला नॉन रेसिडेंट है, तब फिर जब बुक्स में रिकॉर्ड हुआ या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस पेमेंट कंप्लीशन पेमेंट विच इज अर्लियर, इनवॉइस पेमेंट रिमूवल पेमेंट विच इज अर्लियर, इनवॉइस पेमेंट ड्यू डेट पेमेंट विच इज अर्लियर। एडवांस एसेट के लिए पेमेंट बेसिस, गुड्स के केस में जब आप गुड्स रिमूव करते हैं, सप्लाई करते हैं। अब 2000 अगर मेरे को मिल गया, एडवांस एसेट के लिए मत भूलिएगा, सर्विस के लिए अलग रूल है, गुड्स के लिए अलग रूल है। एक में डेट ऑफ रिस्क पेमेंट है, एक में डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स है। नाउ
अगर मेरे को अप टू 1000 मिलता है तो एट माई ऑप्शन द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस, इंटरेस्ट पेनल्टी कैश बेसिस, वाउचर आइडेंटिफाइबल इश्यू नहीं तो रिडेम्पशन, जॉइंट डेवलपमेंट जब कंप्लीट होता है, या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज अर्लियर। रिवर्स चार्ज में कैश बेसिस या डेट ऑफ पेमेंट वॉट एवर यू से, और इनवॉइस है 61st डे विच इज अर्लियर। एसोसिएटेड एंटरप्राइज होने से डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स और पेमेंट विच इज अर्लियर। सब पेमेंट किसको मानते हैं? देयर इज अ यूनिफॉर्म रूल, पेमेंट होता है जब बुक्स में रिकॉर्ड होता है या फिर जब बैंक में क्रेडिट होता है, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट इज ऑलवेज जब बुक्स में रिकॉर्ड होता है या बैंक में क्रेडिट होता है, विच इज अर्लियर। रिवर्स चार्ज गुड्स के केस में रूल वाज MP31 इफ यू रिमेंबर, जब गुड्स मिला, जब पेमेंट हो रहा है या इनवॉइस से 31st डे, विच एवर इज अर्लियर। थैंक यू। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे टेस्ट, काफी टेस्ट जो है कंडक्ट हुए, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। दिस मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय मेनी स्टूडेंट्स, दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द टेस्ट। ऑल्दो नाउ नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, बट जो पेपर्स आपको दिए गए थे PDF फॉर्म में, अनाउंसमेंट सेक्शन में, आप उसको घर में रिटन प्रैक्टिस करिए, घर में टाइम बाउंड में उसको सॉल्व करिए, पास पेपर्स भी सॉल्व करिए। यू नो एट दिस लेवल mere reading or understanding is not going to fetch any marks. It's your written presentation, learning of provision of the keywords, past paper solving. These things are going to count apart from RTP. Valuation. Valuation is governed by Section 15 of the GST Act, CGST Act. Section 15 के हिसाब से GST चार्ज होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। I repeat, Section 15 के हिसाब से GST चार्ज होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू पर अगर रेसिपिएंट और सप्लायर अनरिलेटेड हैं। I repeat, अगर रेसिपिएंट और सप्लायर अनरिलेटेड हैं and the price is sole consideration for supply. Two things that need to be satisfied. GST transaction value पे charge होता है, but the first condition is supplier और recipient unrelated हो and price is the sole consideration. अगर ये दोनों condition satisfy होते हैं तभी GST transaction value में charge होता है। अगर ये condition satisfy नहीं होते हैं, in that case GST is charged on value as per valuation rules. वैल्यूएशन रूल्स मोस्टली मार्केट वैल्यू पर ही टैक्स लगाता है। सो जीएसटी किस पे चार्ज होता है? जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे चार्ज होता है, विच इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। लेकिन तब चार्ज होता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, बायर सेलर रिलेटेड है या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तब जीएसटी मार्केट वैल्यू पे चार्ज होता है as per the valuation rules. ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम लोग कुछ एक चीजों को जोड़ते हैं जिसको शॉर्ट में हम लोग बोले थे NIIT. N is NGO subsidy. I is interest for delayed payment. N क्या है? N is NGO subsidy. I is interest for delayed payment. Again the next I is incidental expenses. T is taxes other than GST. GST चार्ज किस पे होता है? सर GST ट्रांजैक्शन वैल्यू पे चार्ज होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम लोग कुछ एक एडिशंस करते हैं। क्या क्या एडिशंस करते हैं? NGO सब्सिडी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, टैक्सेस अदर देन GST। कुछ एक चीजों को ध्यान रखना है। NGO सब्सिडी ऐड होगा provided the subsidy is linked to the price. Question remaining silent. Always assume that the subsidy is related to the price. Incidental expenses add होगा, but remember incidental expenses add होता है like transport charges, packing charges, loading, unloading. ये सारे के सारे incidental charges में आ जाते हैं। Next आपका add होता है interest and penalty. Interest and penalty cash basis में add होता है। मान लीजिए इंटरेस्ट वेव हो जाता है, सामने वाला वेव कर देता है, तब वो ऐड नहीं होगा बिकॉज कैश बेसिस पे कभी मिला ही नहीं तो ऐड हो नहीं सकता है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी लाइक म्युनिसिपल टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ये सब ऐड होते हैं, बट टीसीएस ऐड नहीं होता है बिकॉज इट्स एन इंटरिम लेवी। याद रखिएगा NIIT तभी ऐड होगा जब ये पहले से इंक्लूडेड नहीं है। नेचुरली अगर पहले से इंक्लूडेड है तो हम लोग डबल कंसिडरेशन, डबल काउंटिंग नहीं करने वाले हैं। अगर पहले से जोड़ा हुआ है तो वापस ऐड करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
क्या चीज माइनस होता है? डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। ट्रेड डिस्काउंट तभी माइनस हो जाता है व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। कैश डिस्काउंट माइनस होता है, या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होता है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कब माइनस होता है? जब एयर होता है, पहले से एग्रीमेंट हो, इनवॉइस लिंक हो उस डिस्काउंट से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बायर ने आईटीसी क्लेम किया तो वो उसको रिवर्स कर दे। तो माइनस होता है अगर पहले से माइनस नहीं किया हुआ है, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज माइनस होते हैं अगर इंक्लूडेड है, और जीएसटी माइनस होता है। यू रिमेंबर थिंग्स, जीएसटी माइनस होता है अगर वो पहले से इंक्लूडेड है। तो जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे चार्ज होता है, एनआईआईटी को जोड़ते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से। एनजीओ सब्सिडी, इंटरेस्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, टैक्सेस आते हैं जीएसटी। इंटरेस्ट कैश बेसिस में जुड़ता है, वे होने से नहीं जुड़ेगा। टैक्सेस आते हैं जीएसटी जुड़ता है, लेकिन टीसीएस नहीं जुड़ेगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब जुड़ते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, माइनस होता है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होता है अगर पहले से एग्रीमेंट था, इनवॉइस से वो लिंक है और आईटीसी बायर रिवर्स कर देता है। ऑल्सो रिमेंबर, गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस होता है और जीएसटी माइनस होता है अगर पहले से इंक्लूडेड है। वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर. There are some relevant definitions, especially the definition of related person. Related person के definition में sole selling agent आता है, agent principal जिसको हम लोग बोलते हैं. B for business partner आता है. C अगर हमारा control होता है by holding 25% equity shares. Directors आते हैं, employer employee आते हैं ये, और family members आते हैं, ये सब related person के definition में included है. Sums इस chapter पे positively practice करिएगा. नोट्स लिखने का भी हैबिट बनाइए. पास पेपर्स अगर आप अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है, या इंस्टीट्यूट का नवंबर 20 का आरटीपी सॉल्व नहीं किया है, मेरा आरटीपी सॉल्व अभी तक नहीं किया है, इनको आप प्रैक्टिस पॉजिटिवली करिएगा. प्लीज कम टू पेज 8.6 और यू कैन. ओल्डन डेज में गुरुकुल भेजा जाता था स्टूडेंट्स को. यस, ओल्डन डेज में गुरुकुल भेजा जाता था, बिकॉज टू गेन नॉलेज यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्ल्ड. आज हम सब समय कनेक्टेड रहते हैं थ्रू सोशल मीडिया. लास्ट मंथ में मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अवॉइड करिए सोशल मीडिया को एज फार एज यू कैन. अवॉइड व्हाट्सएप, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. आपको ये देखना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या सिर्फ पढ़ाई का बातचीत हो रहा है. मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली स्टडिंग. लेट्स स्टार्ट विद कंपोजिशन स्कीम. एक बार एक पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा ले तो विद इन द रजिस्ट्रेशन स्कीम एक है रेगुलर स्कीम और एक है कॉम्पोजिशन स्कीम. आई रिपीट, एक बार अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन करवा ले तो विद इन द रजिस्ट्रेशन स्कीम वी हैव वन रेगुलर स्कीम, अनदर एज कॉम्पोजिशन स्कीम. रेगुलर स्कीम इज द मेन पार्ट ऑफ द जीएसटी, जहां पर आप एज अ सप्लायर अपने रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करते हैं और फिर आप आईटीसी क्लेम करते हैं अपने परचेजेस पर और नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं. तो रेगुलर स्कीम ऑल ऑफ अस नो, जहां पर आप अपने रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, फिर आईटीसी का सेट ऑफ लेते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को नेट अमाउंट जीएसटी का पे करते हैं. दिस इज द रेगुलर स्कीम. कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप अपने रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, आप आईटीसी भी क्लेम नहीं करेंगे, रादर आप अपने पॉकेट से 1% टैक्स देने वाले हैं. मोस्टली 1% है. स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं, सर इसमें फायदा क्या है जब हम सब रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अपना परचेजेस के आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं, सब फायदा क्या है? याद रखिएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम में वही डीलर्स जाते हैं जो फंडामेंटली जिनको सिंप्लिसिटी इन कंप्लायंस चाहिए. जीएसटी में अगर आपको कंप्लायंस चाहिए, कंप्लायंस अगर आप नहीं करना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी चाहिए, तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसमें इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं. उन रिकॉर्ड्स के लिए जो खर्चे हैं वो बच जाते हैं. एंड यू वांट अ वेरी सिंपल थिंग, देन कंप्लायंस नहीं करना है, देन कॉम्पोजिशन स्कीम में मेरिट है. बट आप आईटीसी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो दैट्स अ क्लियर लॉस. नाउ कॉम्पोजिशन स्कीम में
वो रजिस्टर्ड पर्सन जाएगा जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस न करे। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में यू आर वेल अवेयर द लिमिट इज 75 लाख। जनरल लिमिट इज 1.5 करोड़ एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इट इज 75 लाख। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर आपका 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस नहीं करता है तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। इस 1.5 करोड़ में या फिर 75 लाख में हम लोग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कॉम्पोजिशन स्कीम में हम लोग कितना टैक्स देंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर देता है 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, लेकिन 1% ऑफ टोटल टर्नओवर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ट्रेडर देता है 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, मैन्युफैक्चरर देता है 1% ऑफ टोटल टर्नओवर और ट्रेडर देता है 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। सर्विसेज में एक ही है, दैट इज रेस्टोरेंट सर्विस। तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, इफ ही वांट्स टू गो टू रेगुलर स्कीम ही कैन गो, ही कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में आप तभी जा सकते हैं जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख क्रॉस न करे। स्टेट वाइज मैंने दे के रखा है, लिमिट्स क्या है किताब में, उसको आप देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरर टैक्स देता है 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, ट्रेडर देता है 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं? आपने कहा हाँ सर जाना चाहते हैं, तो फिर कुछ कस्में होंगे, कुछ बातें होंगे। पहला ये कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे तो आप इंटर स्टेट सेल्स आउटवर्ड सप्लाई नहीं करेंगे। इंटर स्टेट परचेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटर स्टेट सेल्स आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपके सारे ब्रांचेस कॉम्पोजिशन में हो या सारे रेगुलर हो, कुछ ब्रांचेस कॉम्पोजिशन कुछ ब्रांचेस रेगुलर स्कीम में, ये परमिसिबल नहीं है। इसके अलावा आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं बेच पाएंगे। याद रखिएगा, आप कैजुअल पर्सन या नॉन रेसिडेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सब का सप्लाई नहीं होना चाहिए। ट्रेडर में भले ही सब कोई जा सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चर में पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, इरिएटेड वाटर को एक्सक्लूड किया हुआ था। कॉम्पोजिशन स्कीम में आउटवर्ड सप्लाई में भले ही आपका 1% टैक्स हो, लेकिन जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है वहां पर आपको पूरा टैक्स भरना पड़ता है। हम लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं और जिस दिन टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस कर जाता है उस दिन से हम नॉर्मल स्कीम में आ जाते हैं। सो कॉम्पोजिशन स्कीम आप लोग मेरे को बता रहे हैं क्या है। सर लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख रुपीस क्रॉस नहीं करता है तो फिर हम लोग इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। हमेशा लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाता है। मैन्युफैक्चरर देता है 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, ट्रेडर 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर और रेस्टोरेंट सर्विस 5% ऑफ टोटल टर्नओवर। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप बेचना चाहते हैं, आप कैजुअल पर्सन हैं, अल्कोहल में बिजनेस करते हैं, ऐसे केसेस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आप नहीं जा सकते हैं। हम लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। हम लोग इसके अलावा रिवर्स चार्ज में नॉर्मल टैक्स देंगे। जिस दिन टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख क्रॉस करेगा उस साल के रिमेनिंग पीरियड के लिए आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। आप अल्कोहल, पेट्रोल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, उसमें भी आप डीलिंग नहीं करेंगे। क्या कॉम्पोजिशन स्कीम ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर सर्विस दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था इंटरेस्ट को छोड़कर, उसके हिसाब से करेंट ईयर का 10%, लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था उसका 10% इंटरेस्ट सब जगह छोड़ देना है पूरे कॉम्पोजिशन स्कीम में। तो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था उसका 10% या 5 लाख विच इज हायर, उतना सर्विसेज आप दे सकते हैं इवन दो यू आर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। लाइफ में आप जो भी चीज खुश मन से परस्यू करेंगे, स्ट्रेस फ्री मैनर में परस्यू करेंगे, उसको आप लंबा देरी तक, लंबा समय तक चला सकते हैं। इफ यू मेक एनीथिंग स्ट्रेसफुल, आप उसको लंबा समय तक नहीं चला पाएंगे। स्प्रेड पॉजिटिविटी, डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी, बी हैप्पी, मेक श्योर व्हेन यू आर परस्यूइंग स्टडीज, be fearless. Fear will not allow you to study. It will not allow you to enjoy your life. So few things that I would like for all of you: be fearless, be happy, be stress free, and spread positivity. Today we'll be taking up
ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम। ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम जो है, पहले ये नोटिफिकेशन 2/2019 से गवर्न था। आज के दिन ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A से गवर्न है। रिमेंबर वन थिंग, ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम में फंडामेंटली वो पर्सन जा रहा है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? रेस्टोरेंट सर्विस, बाकी सर्विसेज एलिजिबल नहीं है। यू कैन गो फॉर ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम। सेकेंड थिंग, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर अगर उनका सर्विसेज टोटल टर्नओवर के 10% से ज्यादा है, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स अगर उनका सर्विसेज टोटल टर्नओवर के 10% से ज्यादा, 10% या 5 लाख विच इज हायर से ज्यादा है, देन दे कैन ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम। सो डू वन थिंग, यू चेक अगर वो पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, लेट हिम गो इनटू कॉम्पोजिशन स्कीम। वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तभी ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख रुपया क्रॉस नहीं करता है। जहां कॉम्पोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ और 75 लाख का लिमिट था, ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम में लिमिट 50 लाख है। सो हु कैन गो फॉर ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम? Alternate composition scheme makes sure that the person is not eligible for composition. If he is eligible for composition, he has to go for it. So the first thing, इसमें बाकी सर्विसेज जा रहे हैं रेस्टोरेंट को छोड़कर, और मैन्युफैक्चरर ट्रेडर तब जा रहे हैं जब उनका टर्नओवर पिछले साल के टर्नओवर सर्विसेज पिछले साल के टर्नओवर के 10% या 5 लाख विच इज हायर से ज्यादा है। तो ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम में वो जा रहा है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, नंबर 1, एंड नंबर 2, उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख रुपीस क्रॉस न करे। जो कंडीशंस कॉम्पोजिशन स्कीम में थे वो यहां पर भी है। इंटरस्टेट सेल्स अलाउड नहीं है, परचेज आप करें कोई दिक्कत नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, एडिटेड वाटर, ये लोग नहीं जा सकते हैं ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम में। रिमेंबर, आप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज लाइक डीजल, पेट्रोल, ये सब में डीलिंग नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी अ कैजुअल पर्सन, यू कैन नॉट बी अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, यहाँ पे टैक्स रेट 6% ऑफ टोटल सप्लाईज है, नॉट 1 or 2, 1%, 5%, समथिंग लाइक दैट। इट्स आउटराइट 6%। ITC अलाउड नहीं है। रिवर्स चार्ज में नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है। सो मोस्टली ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम इज सिमिलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम। डिफरेंसेस कहां पर आते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। तो ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम में लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस न करे, दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, इसमें वो जा रहा है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। थर्ड, इसमें रेट इज 6% ऑफ योर सप्लाईज। यहां पर भी रिवर्स चार्ज में नॉर्मल रेट लगता है। बिल ऑफ सप्लाई हम इशू करते हैं, सारे ब्रांच ऑल्टरनेट या सारे ब्रांचेस रेगुलर स्कीम में होना चाहिए। कुछ ब्रांच ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम में रहेंगे, कुछ रेगुलर में। ये चीज पॉसिबल नहीं है। और सब रेसिपिएंट से आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी ITC आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो कंडीशंस कॉम्पोजिशन स्कीम में थे वो इसमें भी है। वॉल्यूम 2 का जो 8.3 है, वॉल्यूम 2 का जो 8.3, उसमें आंसर टू क्वेश्चन 3 में मेक श्योर दैट दिस यू हैव मेड एज 1.5 crores। पेज 8.3 ऑफ योर वॉल्यूम 2, आंसर टू क्वेश्चन 3 में ये ऊपर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे 1 crore की जगह 1.5 crores होगा। We shall be taking up our revision on chapter of invoicing today. Invoicing में हम लोग को ध्यान रखना है, एडवांस रिसिट पे हम लोग रिसिट वाउचर इशू करते हैं। आई रिपीट, एडवांस रिसिट पे रिसिट वाउचर इशू करते हैं। वहां पर अगर GST का रेट नहीं पता है तो आप 18% ले लेते हैं। सप्लाई का नेचर नहीं पता है तब फिर हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई मान लेते हैं। एडवांस रिसिट लेने के बाद अगर सप्लाई नहीं होता है देन यू हैव टू इशू अ रिफंड वाउचर। एडवांस रिसिट के बाद अगर सप्लाई नहीं होता है देन यू हैव टू इशू अ रिफंड वाउचर, और सप्लाई होता है तो हम लोग टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। गुड्स के केस में इट इज इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। गुड्स के केस में एक चीज याद रखिएगा, इट इज इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल इफ it involves movement. If it does not involve movement,
then it is issued at the time of making delivery or making goods available to the customer. ये चीज मैंने 11.1 में भी लिख के रखा है कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग इट अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। सर्विस के केस में हम लोग को 30 दिन का समय मिलता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स के लिए यू नो इट्स 45 डेज। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट 11.1 में भी दिया हुआ है। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए इट इज 45 डेज, सेम थिंग फॉर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। सो एडवांस एसेट में रिसिट वाउचर सप्लाई नहीं हुआ तो रिफंड वाउचर, सप्लाई हुआ तो टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस गुड्स के लिए है at the time of removal if movement is involved, if movement is not involved then at the time of making it available. Service के केस में we get 30 days, but remember one thing, in the case of service, banking, financial institution, insurance, NBFC के लिए 45 days है। गुड्स में इनवॉइस के 3 कॉपी होते हैं। पहला होता है रेसिपिएंट का, सेकंड ट्रांसपोर्टर का, थर्ड होता है सप्लायर का। सर्विस के केस में इनवॉइस के 2 कॉपी होते हैं, पहला आपका रेसिपिएंट का और दूसरा सप्लायर का। यू हैव टू रिमेंबर कंटिन्यूअस। गुड्स के केस में पहला किसका, रेसिपिएंट, फिर ट्रांसपोर्टर, फिर सप्लायर। ओके, 3 कॉपी। कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में गुड्स में इनवॉइस इशू होता है व्हेन स्टेटमेंट्स आर सेंट, एंड सर्विसेज में इट इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सर्विस बीच में रुक जाता है तो यू विल इशू इनवॉइस जस्ट बिफोर सर्विस इज कंप्लीटेड, इट सीजेस एंड टू द एक्सटेंट द सप्लाई हैज बीन मेड। अगर गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे जाता है तो फिर 6 महीना या जब सामने वाला कंफर्म करता है विच इज अर्लियर, तब इनवॉइस इशू किया जाता है। टैक्सेबल सप्लाई के लिए जहां टैक्स इनवॉइस है वहां एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई है। बायर्स अगर अनरजिस्टर्ड है, यू कैन हैव अ सिंगल बुक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। देयर इज अ रूल, अगर सप्लाई 200 रुपया क्रॉस नहीं करता है, हम लोग पर ट्रांजैक्शन का बात करें, सप्लाई अगर 200 रुपया क्रॉस नहीं करता है, बायर अनरजिस्टर्ड है, उसको इनवॉइस नहीं चाहिए, तो यू कैन इशू अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस। बैंक के केस में हमेशा कंसोलिडेटेड इनवॉइस परमिटेड है, चाहे आपका बायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बैंक के केस में 200 रुपए का क्राइटेरिया भी नहीं है। सो एडवांस एसेट के लिए रिसिट वाउचर, रिफंड कर दिया तो रिफंड वाउचर, और टैक्स इनवॉइस के टैक्सेबल सप्लाई किया तो टैक्स इनवॉइस। यू नीड टू रिमेंबर गुड्स के केस में यू गेट इट हैज टू बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सर्विस के केस में वी गेट 30 डेज टाइम, बैंक्स वगैरह के लिए 45 डेज टाइम। गुड्स में 3 कॉपी है, बायर का, ट्रांसपोर्टर, रेसिपिएंट का, सप्लायर का। सर्विस में 2 कॉपी है, रेसिपिएंट एंड सप्लायर का। अप्रूवल बेसिस में आपको 6 महीने का समय मिलता है। सर्विस बीच में रुक जाता है तो जस्ट रुकने के पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। एंड वी ऑल्सो नीड टू नो वन थिंग कि अगर बायर अनरजिस्टर्ड है, 200 रुपया क्रॉस नहीं करता है, ये चीज मैंने कंसोलिडेटेड इनवॉइस यहाँ पे दे के रखा है, और उसको इनवॉइस नहीं चाहिए तो आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं। बैंक्स के केस में बायर रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता है और 200 रुपए का क्राइटेरिया भी नहीं है। बैंक्स कैन ऑलवेज इशू कंसोलिडेटेड इनवॉइस। रिमेंबर, रिवर्स चार्ज के केस में अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज में कुछ केसेस में सप्लायर रजिस्टर्ड रहते हैं जहां सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है रिवर्स चार्ज में, ठीक है। रिवर्स चार्ज में जहां सप्लायर अनरजिस्टर्ड है वहां पर हम अपने आप को इनवॉइस इशू करते हैं, विच इज नोन एज सेल्फ इनवॉइस, और उसको हम लोग हमेशा देते हैं पेमेंट वाउचर। मान लीजिए आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए, बाद में सर्टिफिकेट आता है ड्यू कोर्स में। जब तक सर्टिफिकेट नहीं आया तब तक तो आप जीएसटी चार्ज कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब सर्टिफिकेट, सपोज 1 जुलाई मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस किया, 40 लाख क्रॉस किया, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स, तो आपका टर्नओवर जो है 20 लाख या 40 लाख 1 जुलाई को क्रॉस किया। आप 3 तारीख को अप्लाई किए, सर्टिफिकेट 6 तारीख को आया, तो 1 से 6 तक आपने जीएसटी चार्ज नहीं किया अपने बायर से। आप उन बायर्स से अब चार्ज कर सकते हैं एंड यू कैन इशू देम अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। क्वेश्चन है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कब इशू होता है? क्रेडिट नोट इशू होता है जब फ्रॉड हो जाता है, सामने वाला रिटर्न कर दिया है, हमने उसको ओवर बिलिंग किया या डेफिशिएंट सप्लाई था। क्रेडिट नोट का इम्पैक्ट क्या है? क्रेडिट नोट का हमेशा यही इम्पैक्ट रहता है कि आपका सप्लाई का वैल्यू कम हो जाता है। क्रेडिट नोट में आपके सप्लाई का वैल्यू
कम हो जाता है, डेबिट नोट में आपके सप्लाई का वैल्यू बढ़ जाता है। क्रेडिट नोट इशू करने का समय था, अगर आप रिकॉल करें, ये यहां पर दिया हुआ भी है, अगले साल का 30 सितंबर, या जब एनुअल रिटर्न लगाया विच ईयर इज अर्लियर। तो क्रेडिट नोट में आपके सप्लायर का वैल्यू, आपका सप्लाई का वैल्यू कम हो जाता है, बायर का भी आईटीसी कम हो जाता है। क्रेडिट नोट वैल्यू को रिड्यूस करता है, इट्स अ कमिटमेंट। सप्लायर बोलता है हाँ बायर को कि मैं आपको इतना रुपया देने वाला हूं। क्रेडिट नोट इश्यू होता है जब रॉड हो जाता है, गुड्स रिटर्न हो गए, आपने ओवर बिलिंग किया या डेफिशिएंट सप्लाई था। क्रेडिट नोट के केस में आपके सप्लाई का वैल्यू कम हो जाता है, बायर का आईटीसी कम हो जाता है। क्रेडिट नोट में हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि इट्स अ कमिटमेंट, सप्लायर से एक्नॉलेजेस कि हाँ मेरे को इतना रुपया बायर को देना है। डेबिट नोट वैल्यू को बढ़ा देता है, आईटीसी भी बायर का बढ़ जाता है। इसमें हमेशा याद रखिएगा कोई टाइम लिमिट नहीं है। सप्लाई का वैल्यू बढ़ जाता है मतलब मेरा जीएसटी का लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर सप्लाई नहीं है तो क्या होगा सर? अगर सप्लाई नहीं है तो हम लोग जो है डिलीवरी चालान इशू करेंगे। गिफ्ट्स के केस में, फ्री सैंपल्स के केसेस में, इन सब केसेस में हम लोग डिलीवरी चालान इशू करते हैं। वन थिंग दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर, जीएसटी में इनवॉइसेस में इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्लोज हाउ मच अमाउंट ऑफ जीएसटी यू हैव चार्ज। आपके इनवॉइसेस में डिस्क्लोजर होने चाहिए कि हाउ मच जीएसटी हैज बीन चार्ज्ड। Another thing, if you are unregistered, you cannot collect tax. Another thing, क्रेडिट नोट में एक इनवॉइस के जगह एक इनवॉइस के लिए 2-3 क्रेडिट नोट हो सकते हैं, या एक क्रेडिट नोट 2-3 इनवॉइसेस के लिए हो सकते हैं। सेम थिंग फॉर डेबिट नोट, उसमें और क्राइटेरिया और कुछ नहीं है। यू सी आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होता है, उसके बाद सी और एस कैसे भी हो सकता है। रिमेंबर वन थिंग, आईटीसी आईजीएसटी का सेट ऑफ होता है पहले आईजीएसटी के साथ, उसके बाद सी और एस किसी के साथ भी हो सकता है। सी जीएसटी का आईटीसी सी के बाद सी के साथ, फिर आई के साथ। एस जीएसटी का पहले एस के साथ, फिर आई के साथ। रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लियर टू अस, कि आईजीएसटी का आईटीसी आपको पहले यूज करना है, उसके बाद ही सी और एस का यूज हो सकता है। Another important thing is CGST का ITC SGST के साथ, SGST का ITC CGST के साथ कभी सेट ऑफ नहीं होता है। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए जीएसटी लाइबिलिटी बनाना है, जस्ट डू वन थिंग, पहले एक स्टेटमेंट बना लीजिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का, फिर एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का, फिर एक नेट लाइबिलिटी का बना सकते हैं जिसमें आउटपुट टैक्स से आईटीसी माइनस हो जाएगा। यस, कभी भी क्वेश्चन आए जीएसटी पेबल निकालो, एक आउटपुट टैक्स का क्रेडिट का आउटपुट टैक्स पेबल का स्टेटमेंट बना लीजिए, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का बना लीजिए, और फिर पॉइंट नंबर सी में नेट टैक्स पेबल में आउटपुट से आईटीसी माइनस कर दीजिए। जीएसटी अगर मेरे को पे करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 लेजर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये हकीकत में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर ई वॉलेट्स की तरह काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर ई वॉलेट्स की तरह काम करते हैं, इस चीज को मत भूलिएगा। They are like Paytm wallets or something like this. See what happens is I am telling you, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या है, हम अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, एनईएफटी, आरटीजीएस से, कैश पेमेंट भी अप टू 10,000 परमिटेड है। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम रुपया जमा करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस से। जैसे आप पेटीएम वॉलेट्स भरते हैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रुपया जमा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, लेट फी के लिए, सबके लिए यूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टैक्स के लिए, उसके अलावा पेनल्टी के लिए, लेट फी के लिए, सबके लिए यूज हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम रुपया भरते हैं, क्रेडिट लेजर में हम रुपया नहीं भरते हैं। हमारा जो आईटीसी है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है। तो मेरे पास 2 वॉलेट हैं, कैश लेजर में 5 लाख, क्रेडिट लेजर में 5 लाख। मेरे को जीएसटी पे करना है 7 लाख, मैं कैश लेजर या क्रेडिट लेजर किसी भी वॉलेट को यूज करके पे कर सकता हूं। इट इज जस्ट लाइक आपके पास पेटीएम वॉलेट में 500 रुपया पड़ा हुआ है, जियो मनी में 500 पड़ा हुआ है, और आपको 600 रुपया टेलीफोन बिल भरना है, तो आप पेटीएम और जियो मनी जैसे भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम रुपया भरते हैं टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी की तरफ।
NEFT, RTGS ये सबसे भरते हैं, वो रुपया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाता है। हमारा जो ITC है वो क्रेडिट लेजर में चला जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटी जो पे ऑफ करते हैं वो कैश लेजर और क्रेडिट लेजर को यूज करके करते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स की तरह ये भी उल्टा बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा। कैश लेजर में रुपया जमा होगा तो क्रेडिट, ITC बढ़ेगा तो क्रेडिट, जब लाइबिलिटी पे होगा तो कैश लेजर क्रेडिट लेजर डेबिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रुपया आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं इजीली। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का रुपया हम लोगों को रिफंड मिलता है खाली अगर सेक्शन 54 के कंडीशंस हम लोग फुलफिल करते हैं। दिस यू मस्ट रिमेंबर, सेक्शन 54 में बहुत सारे कंडीशंस हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग वो बहुत रेयर केस में फुलफिल होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर, कैश लेजर का जो रुपया है वो हम लोगों को रिफंड मिल जाता है इजीली। क्रेडिट लेजर का रुपया रिफंड तभी मिलता है जब सेक्शन 54 के कंडीशंस फुलफिल होते हैं। तो कैश लेजर क्रेडिट लेजर मेरे पास दो वॉलेट्स की तरह हैं। कैश लेजर में हम लोग रुपया भरते हैं आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से, NEFT से, और जो ITC रिटर्न में डिस्क्लोज करते हैं वो क्रेडिट लेजर में जाता है। दोनों यूज हो सकता है आपके टैक्स को पेमेंट करने के लिए। कैश लेजर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी फी सबके लिए यूज होता है, क्रेडिट लेजर सिर्फ टैक्स के लिए यूज होता है। रिमेंबर वन मोर थिंग कि कैश लेजर में आपका रिफंड इजी है, क्रेडिट लेजर में रिफंड तब मिलता है जब ITC आपका क्रेडिट लेजर में रिफंड तब मिलता है जब सेक्शन 54 के कंडीशंस फुलफिल होते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में। देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। CGST इज अ मेजर हेड, ध्यान से सुनिएगा, कैश लेजर का बात कर रहा हूं। कैश लेजर में CGST इज अ मेजर हेड, SGST इज अ मेजर हेड और IGST इज अ मेजर हेड। माइनर हेड है उसके अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा CGST है इसको मेजर हेड बोला जाएगा। CGST में 4 कैटेगरी है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, इसको माइनर हेड बोला जाएगा। आज के दिन अमेंडमेंट के बाद, जो नवंबर 20 का अमेंडमेंट था उसके बाद, हमेशा याद रखिएगा कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में बैलेंस्ड मेजर हेड माइनर हेड में ट्रांसफर हो सकता है। पेज 10.3 का जो क्वेश्चन 2 है, 10 का 2, पेज 10.3 क्वेश्चन 10 पार्ट 2, पेज 10.3 क्वेश्चन 10 पार्ट 2, इसमें क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस ऑफ 5000 अंडर मेजर हेड ऑफ IGST कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्चार्जिंग मेजर हेड ऑफ CGST। इसका आंसर होगा ट्रू आफ्टर द अमेंडमेंट। ये पुराना आंसर है, इस बेस में फॉल्स लिखा हुआ है, लेकिन ट्रू है ये आज के दिन। पेज 10.3 क्वेश्चन 10 का पार्ट 2, मेजर हेड ऑफ IGST, मेजर हेड ऑफ CGST में आराम से ट्रांसफर हो सकता है। आज के दिन कैश लेजर में अमेंडमेंट क्लास भी रेफर करिएगा। इट इज पॉसिबल टू डू इंट्रा हेड इंटर हेड ट्रांसफर। कैश लेजर में पॉसिबल है कि CGST का टैक्स में SGST में शिफ्ट कर दूं या SGST का IGST में। कैश लेजर में इंट्रा हेड शिफ्टिंग हो सकता है, टैक्स को इंटरेस्ट में या इंटरेस्ट को पेनल्टी में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। GST में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर डाउट नहीं हो, 2 प्रकार के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टैक्स अगर टाइम से नहीं देते हैं, नॉर्मली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। टैक्स अगर आप टाइम से नहीं देते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। आप जानबूझ के अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं या फॉल्स ITC क्लेम करते हैं, जानबूझकर अपना ITC बढ़ाते हैं या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं, उस केस में 24% है। इसलिए याद रखिएगा, नॉर्मली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% एवरीवेयर, लेकिन जब आप अनड्यू है ना, जो आपको एलिजिबल नहीं था फिर भी जान के क्लेम किया, अनड्यू अपना इनपुट टैक्स रेट बढ़ाते हैं या अनड्यू आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्लेम करते हैं, तब 24% इंटरेस्ट है। लायबिलिटी लेजर तो जितना GST देना है रिटर्न के हिसाब से वो इसमें आ जाता है। बट वी नीड टू रिमेंबर 2-3 चीज, पहले पुराने टैक्स पीरियड, पुराने पीरियड का पे होता है, फिर करेंट पीरियड का पे होता है, फिर डिमांड ऑर्डर का होता है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। GST में एक नॉर्म है कि मैंने अगर आपको सप्लाई किया कुछ भी तो GST का ITC मैंने आपको पास ऑन कर दिया, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। बिकॉज इट्स विल बी अ क्विक रिविजन। रिवर्स चार्ज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ हो तो क्विक रिविजन के लिए बेटर है। रिवर्स चार्ज, क्विक रिविजन ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब GST वुड बी पेड बाय रेसिपिएंट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। क्या रिवर्स चार्ज में ITC मिलता है?
रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट क्या करता है, पहले टैक्स पे करता है, उसके बाद आईटीसी ले लेता है। वो खैर आपके ऑलरेडी आईटीसी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट खुद टैक्स पे करता है। कौन कौन से रिवर्स चार्ज में फॉल कर रहे हैं नोटिफाइड केसेस, उसको समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 9(3) है। 9(3) में कौन कौन सा रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड सर्विसेज फॉल करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट के केस में जीएसटी वुड बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस एजेंट के केस में जीएसटी वुड बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस में कंपनी देता है, रिकवरी एजेंट सर्विसेज में बैंक देता है। मान लीजिए आप रिकवरी एजेंट हैं, आप एनपीए रिकवरी में बैंक को मदद करते हैं, तो naturally you will be charging your service fee from the bank because you are helping them to recover NPA. Recovery agent के केस में GST would be paid by banking and financial institutions. तो रिवर्स चार्ज में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस एजेंट में कंपनी दे रहा है, रिकवरी एजेंट में बैंक दे रहा है। स्पॉन्सरशिप, डायरेक्ट सेलिंग इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट्स में भी बैंक दे रहा है। स्पॉन्सरशिप में रेसिपिएंट मस्ट ऑलवेज बी अ कंपनी और फर्म, तभी रिवर्स चार्ज है। इसमें यहां कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता देता हूं। जो आदमी रुपया देता है स्पॉन्सरर, ही इज द सर्विस रिसीवर। जो लोग इवेंट कंडक्ट करते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर है, बिकॉज वो आपको पब्लिसिटी का सर्विसेज दे रहे हैं। अगर मैं कोई इवेंट स्पॉन्सर करता हूं, रुपया देता हूं, तो आई एम द रेसिपिएंट, और जो इवेंट कंडक्ट कर रहा है वो मेरे को सर्विसेज दे रहा है पब्लिसिटी का। स्पॉन्सरशिप में रिवर्स चार्ज तभी है जब रेसिपिएंट कंपनी या फर्म है। अगर रेसिपिएंट कंपनी और फर्म नहीं है, then it falls under forward charge. तो इंश्योरेंस में कंपनी दे रहा है, रिकवरी में बैंक दे रहा है, स्पॉन्सरशिप में रेसिपिएंट मस्ट बी कंपनी और फर्म। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में इंपोर्टर पेज जीएसटी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में इंपोर्टर पेज जीएसटी, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर इंपोर्ट पर्सनल पर्पस के लिए है तो वो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में सीखे थे कि एग्जेम्प्ट है। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज इट्स अ सैलरी एज पर शेड्यूल 3 में जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन डायरेक्टर का बोर्ड मीटिंग फी पे कंपनी जीएसटी देता है अंडर रिवर्स चार्ज। इंश्योरेंस में कंपनी देता है, रिकवरी में बैंक। इंश्योरेंस में कंपनी, रिकवरी में बैंक। डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पर हम लोग को ध्यान रखना है जीएसटी नहीं है। स्पॉन्सरशिप में रिसीवर और कंपनी फर्म टैक्स देता है, डायरेक्टर के बोर्ड मीटिंग फी में भी कंपनी देता है। इंश्योरेंस में कंपनी, रिकवरी में बैंक, स्पॉन्सरशिप में रेसिपिएंट मस्ट बी कंपनी और फर्म। इंपोर्ट में इंपोर्टर, डायरेक्टर के बोर्ड मीटिंग फी पे कंपनी। बीच में अगर पॉज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्लास को पॉज करके पहला देख लीजिए याद है कि नहीं। लॉयर खुद जीएसटी नहीं देता है। अगर लॉयर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, अगर लॉयर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है जिसका टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, तब फिर वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स देता है, नहीं तो एग्जेम्प्ट है। लॉयर के सर्विसेज क्या है, बिजनेस एंटिटी है, टर्नओवर रजिस्ट्रेशन का जो प्रेस्क्राइब लिमिट है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में उससे ज्यादा है पिछले साल का। तो लॉयर अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है जिनका टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, तो रिवर्स चार्ज है, वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी देगा, अदरवाइज इट वुड बी एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट का पार्ट पोस्टल, एयरपोर्ट, रेंटिंग, ट्रांसपोर्ट, फॉरवर्ड चार्ज में, रेंटिंग में मैं आऊंगा, इसमें और भी समझाने का है, बट गवर्नमेंट का पार्ट पोस्टल, एयरपोर्ट, रेंटिंग, ट्रांसपोर्ट, फॉरवर्ड चार्ज में है। एनी अदर सर्विस रिवर्स चार्ज में है अगर सामने वाला बिजनेस एंटिटी है और उसका टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है पिछले साल का, तो वो टैक्स देगा। व्हाट हैपेंस, पोस्टल सर्विसेज में हमेशा गवर्नमेंट जीएसटी देता है। पोस्टल सर्विसेज में हमेशा गवर्नमेंट जीएसटी देता है। एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में भी गवर्नमेंट हमेशा जीएसटी देता है। एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में भी गवर्नमेंट हमेशा जीएसटी देता है। रेंटिंग में क्या होता है, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज है, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तब गवर्नमेंट टैक्स देगा। गवर्नमेंट सर्विसेज को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था, पार्ट एंड एनी अदर सर्विस। गवर्नमेंट का पोस्टल, एयरपोर्ट, रेंटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फॉरवर्ड चार्ज में है। एनी अदर सर्विस रिवर्स चार्ज में अगर सामने वाला बिजनेस एंटिटी और टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। रेंटिंग में भी अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज है, नहीं तो वो फॉरवर्ड चार्ज में चला जाता है। आरबीआई का जो ओवरसीइंग कमेटी है, जो आरबीआई को एनपीए रिकवरी कैसे होना चाहिए बैंक्स का, उसके लिए सजेशन देता है, ओवरसीइंग कमेटी रिवर्स चार्ज में, आरबीआई खुद इस पे जीएसटी देता है। Are you okay?
वी हैव जस्ट लर्न इंश्योरेंस में कंपनी, रिकवरी में बैंक, स्पॉन्सरशिप में रिसीवर मस्ट बी कंपनी और फर्म, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में इंपोर्टर, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन एग्जेम्प्ट है, बोर्ड मीटिंग फी में कंपनी टैक्स देता है। लॉयर अगर बिजनेस एंटिटी को टर्नओवर दे रहा है जिनके टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज नहीं तो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट का पोस्टल, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में है। एनी अदर सर्विस रिवर्स चार्ज में है। रेंटिंग अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज है, सामने वाला अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो। ओवरसीइंग कमेटी में आरबीआई देता है। कॉपीराइट सर्विसेज में क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, नॉर्मली इट्स अ रिवर्स चार्ज। पब्लिशर जीएसटी पे करता है। कॉपीराइट सर्विसेज में पब्लिशर जीएसटी पे करता है। टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट, बिकॉज ये सर्विसेज का बात चल रहा है तो टेम्पोररी ट्रांसफर का ही बात चल रहा है। ये रिवर्स चार्ज सर्विसेज के हैं, गुड्स के नहीं। तो कॉपीराइट सर्विसेज जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि पब्लिशर जीएसटी देता है अंडर रिवर्स चार्ज, लेकिन अगर ऑथर पहले से रजिस्टर्ड है, ऑथर बोल सकता है मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दूंगा, एंड दिस ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज फॉर नेक्स्ट 1 year. Are we following this? Copyright services, reverse charge में publisher would be paying GST, but author has an option to take registration and pay GST under forward charge. If he opts to pay it, he cannot change his option in the next 1 year. Insurance में company, recovery में bank, sponsorship में receiver must be company or firm, import में importer, director में company, सामने वाला बिजनेस एंटिटी या टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो लीगल सर्विस रिवर्स चार्ज में, नहीं तो एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट का पोस्टल, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज फॉरवर्ड चार्ज। रेंटिंग सामने वाला रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो इन दैट केस रेंटिंग विल बी फॉरवर्ड चार्ज। एनी अदर सर्विसेज रिवर्स चार्ज, अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं तो एग्जेम्प्ट है। यू नीड टू रिमेंबर, ओवरसीइंग कमेटी में आरबीआई देता है। कॉपीराइट में हमेशा ऑथर देता है, बट ऑथर पब्लिशर देता है, बट ऑथर हैज एन ऑप्शन, इफ ही वांट्स टू पे टैक्स ही कैन पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यस, इसमें आपका म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफ वगैरह आता है जिसमें हमेशा म्यूजिक कंपनी टैक्स देता है। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर वगैरह में हमेशा म्यूजिक कंपनी टैक्स देता है, लेकिन ऑथर के केस में पब्लिशर देता है, बट देयर इज एन ऑप्शन, ऑथर कैन ऑल्सो पे। अगर वो देना चाहता है फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है, बट ही कैन नॉट चेंज दिस ऑप्शन इन 1 year। तो कॉपीराइट में क्या हो रहा है, फोटोग्राफर म्यूजिक कंपनी में हु पेज जीएसटी? कंपनी। फोटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर में हमेशा कंपनी रिवर्स चार्ज में देता है। ऑथर में पब्लिशर भी रिवर्स चार्ज में दे सकता है, ऑथर भी फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है। ऑथर हैज टू डिसाइड विच ऑप्शन ही वांट्स टू गो इन। बाहर से अगर वेसल सर्विसेज आते हैं, इट्स अंडर रिवर्स चार्ज। जीटीए में फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकता है, रिवर्स चार्ज भी। जीटीए अगर खुद टैक्स देता है 12% में तो वो फॉरवर्ड चार्ज है। जीटीए बोलता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं देने वाला हूं, तब अगर सामने वाला एफसीए, एफसीएस, इफ यू रिकॉल, फैक्ट्री, कंपनी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट रिवर्स चार्ज में जा रहा था, तो जीटीए अगर खुद देगा तो 12, खुद नहीं देगा तो सामने वाला देगा तो 5। सामने वाला भी तभी देता है जब वो एफसीए, एफसीएस है। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तब 4 एग्जेम्प्ट हो जाता है। जीटीए खुद देगा तो 12, खुद नहीं देगा तो सामने वाला देगा तो 5, सामने वाला 5 देगा। अगर वो एफसीए, एफसीएस है जिसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताया हुआ था, फैक्ट्री, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सी वॉज ऑल्सो कैजुअल पर्सन। बिजनेस फैसिलिटेटर, अगर आप ध्यान रखेंगे, ये लोग अगर विलेजेस में सर्विसेज देते तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को देता है या एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को देता है तो ये भी रिवर्स चार्ज था। सिक्योरिटी सर्विसेज वॉज इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या होता है कि अगर देने वाला कंपनी नहीं है और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर रेगुलर स्कीम, सिक्योरिटी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में कब है? जब देने वाला कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट, और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, वो भी रजिस्टर्ड रेगुलर स्कीम में होना चाहिए,
तब सिक्योरिटी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में चला जाता है, अदरवाइज सिक्योरिटी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में है। जो आपको दे रहा है वो कंपनी है, फॉरवर्ड चार्ज। सिक्योरिटी सर्विसेज अगर कंपनी है, फॉरवर्ड चार्ज। सिक्योरिटी सर्विसेज अदर देन कंपनी है, लेने वाला रजिस्टर्ड है अंडर रेगुलर स्कीम तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन लेने वाला अगर रजिस्टर्ड एंड कॉम्पोजिशन स्कीम तब भी फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, सिक्योरिटी रिवर्स चार्ज में कब है? जब देने वाला कंपनी ना हो और लेने वाला रजिस्टर्ड रेगुलर पर्सन हो। बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। देने वाला कौन है? कंपनी नहीं है। सपोज देने वाला कंपनी है तो क्या होगा? देने वाला कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज, लेने वाला कॉम्पोजिशन स्कीम में, फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज कब है? जब देने वाला कंपनी नहीं है और लेने वाला रजिस्टर्ड स्कीम में, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। रिमेंबर वन थिंग, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में जब हम लोग आपके लैंड का लीज ले लेते हैं, लैंड में डेवलपमेंट राइट्स ले लेते हैं, तो प्रमोटर पेज जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में सेल ऑफ लैंड पे तो जीएसटी नहीं है, लेकिन मैंने आपका लैंड नहीं खरीदा, मैंने आपके लैंड में डेवलपमेंट राइट्स ले लिया, लॉन्ग टर्म लीज ले लिया, इसमें प्रमोटर पेज जीएसटी। इंश्योरेंस में कंपनी, रिकवरी में बैंक, स्पॉन्सरशिप में रिसीवर मस्ट बी कंपनी और फर्म, इंपोर्ट में इंपोर्टर, डायरेक्टर में कंपनी, लॉयर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से जा रहा है तो रिवर्स चार्ज, नहीं तो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट का पोस्टल, एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट फॉरवर्ड चार्ज, अदरवाइज इट फॉल्स अंडर, रेंटिंग जो है दैट फॉल्स अंडर रिवर्स चार्ज अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज है। एनी अदर सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को देते हैं जिसका टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है तो फिर रिवर्स चार्ज है, नहीं तो एग्जेम्प्ट है। वी नीड टू रिमेंबर, ओवरसीइंग कमेटी में आरबीआई वेसल का सर्विसेज इंपोर्ट हो रहा है तो रेसिपिएंट जीएसटी देता है। जीटी अगर खुद देगा तो 12, सामने वाला तभी देगा जब वो एफसी एफसीएस है। जीटी अगर खुद नहीं देता तो सामने वाला 5% रिवर्स चार्ज में देगा, लेकिन सामने वाला भी एफसी एफसीएस हो। रिमेंबर वन थिंग, म्यूजिक कंपोजर में म्यूजिक कंपनी देता है, ऑथर में पब्लिशर देता है। ऑथर में पब्लिशर देता है, लेकिन ऑथर खुद भी कॉपीराइट सर्विसेज में बोल सकता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा। बिजनेस फैसिलिटेटर में बैंक्स, एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। सिक्योरिटी रिवर्स चार्ज में कब है? जब देने वाला कंपनी नहीं हो, लेने वाला रजिस्टर्ड रेगुलर पर्सन हो। लैंड डेवलपमेंट राइट्स में प्रमोटर पेज जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मत भूलिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, उसमें अमेंडमेंट भी था। रेंटिंग रिवर्स चार्ज में तब है जब देने वाला कंपनी नहीं है और लेने वाला कंपनी है। देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है। उसमें भी वो रिवर्स चार्ज में तब है जब देने वाला, सर्विस देने वाला आपसे जीएसटी चार्ज न करे। सर्विस देने वाला बोल सकता है मैं 12% जीएसटी चार्ज करूंगा, तब वो फॉरवर्ड चार्ज में चला जाएगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल रिवर्स चार्ज में कब है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल रिवर्स चार्ज में तब है जब देने वाला कंपनी नहीं है, लेने वाला कंपनी है। नॉट ओनली दिस, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि रेंटिंग में देने वाला कंपनी नहीं है, लेने वाला कंपनी है। ये नॉर्मली रिवर्स चार्ज में है, बट सप्लायर बोल सकता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दूंगा, तब वो वैसे भी फॉरवर्ड चार्ज में चला जाएगा। सपोज रेंटिंग देने वाला कंपनी है, फॉरवर्ड चार्ज। लेने वाला कोई इंडिविजुअल है, फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज कब है? जब देने वाला कंपनी नहीं है, लेने वाला कंपनी है और उसमें भी देने वाला आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है। देने वाला बोलता है मैं जीएसटी चार्ज करूंगा आपसे फॉरवर्ड चार्ज में, देन इट्स फाइन, इट्स इन फॉरवर्ड चार्ज। स्टॉक लेंडिंग, आरबीआई का जो स्टॉक लेंडिंग स्कीम है, आरबीआई का जो स्टॉक लेंडिंग स्कीम है, इसमें शेयर्स एज अ लोन दिया जाता है। शेयर जो है वो लेंड किया जाता है। तो मैंने आप अपना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कोई पर्टिकुलर कंपनी का आपको एज अ लोन दिया थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ब्रोकर्स वगैरह सभी के पास रजिस्टर्ड रहते हैं। तो स्टॉक लेंडिंग में जहां मैं शेयर्स आपको लोन दे रहा हूं, एज अ लेंडिंग फी अर्न कर रहा हूं, उसमें बोरोअर पेज जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। शेयर्स लेंडिंग स्कीम में इट इज द बोरोअर हु पेज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। 9(4) इसमें एक ही केस आज तक नोटिफाइड है रिवर्स चार्ज में। लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में
promoters must purchase at least 80% of their input services from registered person. अगर वो अपना इनपुट सर्विसेज जो परचेज करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से वो 80% से कम है, सपोज 50% मैंने रजिस्टर्ड पर्सन से इनपुट सर्विसेज खरीदा, बैलेंस मैंने अनरजिस्टर्ड से खरीदा, तो यहां पर जो शॉर्टफॉल है उसमें मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज. प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में मेरे को अपना इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना है कम से कम 80%. 80% मेरा जो परचेसेस होना चाहिए वो रजिस्टर्ड पर्सन से है, 20% वो अनरजिस्टर्ड से कोई बात नहीं है. सपोज मान लीजिए मैंने 50% रजिस्टर्ड से खरीदा, 50% अनरजिस्टर्ड से. यहां शॉर्टफॉल कितना है? 30%. मेरे को 80 रजिस्टर्ड से खरीदना था, मैंने 50 खरीदा और बैलेंस 50 अनरजिस्टर्ड से खरीद लिया. तो 80 खरीदना था, मैंने रजिस्टर्ड पर्सन से 50% खरीदा इनपुट सर्विसेज. जो 30% शॉर्टफॉल है उसमें मेरे को जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 18%. सीमेंट में 28%, और सीमेंट हमेशा ही आपको रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना होगा, इसमें 80% का कोई बात नहीं है. The moment you purchase cement from unregistered person, you have to pay GST at the rate of 28% under reverse charge. Examples कराए हुए पॉजिटिवली इसको देख लीजिएगा. कैपिटल गुड्स हमेशा मेरे को रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना है. अगर मैं कैपिटल गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं खरीदता हूं तो इट फॉल्स अंडर रिवर्स चार्ज. Quick revision on exempted services we are going to take. RBI जो सर्विस देता है वो exempt है. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आरबीआई जो सर्विस देता है वो एग्जेम्प्ट है. अगर लेता है तो वो नॉर्मली टैक्सेबल होता है. खाली अगर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉरेक्स मैनेजमेंट रिजर्व्स का सर्विसेज लेता है देन इट बिकम्स एग्जेम्प्टेड. बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है, सर्विस चार्जेस टैक्सेबल है, बट देन देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस. इंटरेस्ट अगर क्रेडिट कार्ड का या डिले पेमेंट ऑफ गुड्स का है, इन दैट केस इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है. ठीक है. पेनल इंटरेस्ट ऑन लोन पे जीएसटी नहीं लगता है. इंटरेस्ट ऑन लोन पे जीएसटी नहीं है तो पेनल इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी जीएसटी नहीं होगा. ओके. सर्विस चार्जेस टैक्सेबल है, लेकिन जहां पर डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस अप टू 2000 रुपीज हो वहां पर जीएसटी नहीं लगता है. और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अगर बैंक जनरल पब्लिक के साथ करता है तो वो टैक्सेबल है, लेकिन बैंक का और ऑथोराइज मनी डीलर्स वगैरह का होता है तो इन दैट केस उस पे जीएसटी नहीं है. तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, सर्विस चार्जेस टैक्सेबल है. देयर आर एक्सेप्शंस. इंटरेस्ट पर जीएसटी कब है? जब डिले पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, या फिर इंटरेस्ट पर जीएसटी लग सकता है अगर क्रेडिट कार्ड का हो. सर्विस चार्जेस पे जीएसटी है. सर्विस चार्जेस पे जीएसटी कब नहीं होता है? फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक टू बैंक एंड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस अप टू 2000. बिजनेस फैसिलिटेटर्स वगैरह अगर रूरल एरिया में सर्विसेज देते हैं बैंक्स को तो इन दैट केस इट इज एक्सेम्प्टेड. Healthcare, hospital, doctor, paramedics. This will be a quick revision I'm telling you. Hospital, doctor, paramedics, ambulance, blood bank, animal birds का healthcare exempt है. Hospital, doctor, paramedics, ambulance, blood bank, animal birds का healthcare. Biomedical waste treatment exempt है. Biomedical waste treatment अगर आप hospitals को देते हैं then it will be exempted. अगर आप किसी manufacturing company को देते हैं then it is going to be taxable. ये जो एग्जेम्पशन मिल रहा है हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, एनिमल बर्ड्स का हेल्थ केयर, ये जो एग्जेम्पशन मिल रहा है ये इनको टेस्टिंग में भी मिलता है, डायग्नोसिस पे भी मिलता है, ट्रीटमेंट में भी मिलता है, केयर में भी मिलता है. तो डायग्नोस्टिक्स हो, केयर हो, ट्रीटमेंट हो, सब में एग्जेम्पशन है, बट इट हैज टू बी इन रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन सिस्टम. व्हेन आई से रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन सिस्टम में होम्योपैथी, एलोपैथी, ठीक है ना, यूनानी, योगा, सिद्धा, ये सब आता है, आयुर्वेद आता है, नेचुरोपैथी आता है, ये याद रखिएगा. सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन सिस्टम में एग्जेम्पशन है. नाउ क्वेश्चन विल अराइज व्हाट विल हैपन फॉर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी. कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी अगर ट्रीटमेंट के लिए है, किसी एलिमेंट को क्योर करने के लिए है, इंजुरी के केस में हुआ तो एग्जेम्प्ट है. इफ इट्स अ ब्यूटी ट्रीटमेंट देन इट वुड बी टैक्सेबल. एजुकेशनल सर्विसेज क्लास 12 तक का पढ़ाई एग्जेम्प्ट है. क्लास 12 के बाद रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट है. स्किल डेवलपमेंट एग्जेम्प्ट है. मैंने आपको बताया था VSCI एग्जेम्पशन है. यहाँ पर वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट भी रिकॉग्नाइज हो, एजुकेशन भी रिकॉग्नाइज हो. और IIM के 1 ईयर से ज्यादा का कोर्सेज याद रखिएगा. जो IIM के
कोर्सेज होते हैं उसमें एग्जामिशन था। कब एग्जामिशन था? जब वो 1 ईयर या मोर के हों। IIM के कोर्सेज जो 1 ईयर या मोर के हैं वो एग्जेम्प्ट है। तो एजुकेशन में किसको एग्जामिशन था? क्लास 12 तक का पढ़ाई, उसके बाद वोकेशनल, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो रिकॉग्नाइज हो विद रिकॉग्नाइज एजुकेशन, एंड IIM के 1 ईयर और मोर के कोर्सेज एग्जेम्प्ट है। कमर्शियल कोचिंग सेंटर्स कोर्सेज अनरिकॉग्नाइज, कैंपस इंटरव्यूज टैक्सेबल थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को जो सर्विसेज देता था एग्जाम था, लेकिन अगर हम इनको सर्विसेज देते थे तो सीट एग्जाम था। इफ यू रिमेंबर, सिक्योरिटी, एग्जामिनेशन, एडमिशन, ट्रांसपोर्टेशन। सिक्योरिटी, एग्जामिनेशन, एडमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के सब एग्जाम थे। एजुकेशनल जर्नल्स भी एग्जाम था। ईटिंग यानी केटरिंग भी एग्जाम था। अब इसमें क्या होता है, एजुकेशनल जर्नल्स तो हायर एजुकेशन वालों के लिए था, जबकि सिक्योरिटी वगैरह जो है सिर्फ स्कूल्स वगैरह तक को आप देते थे तो एग्जामिशन रहता था। पब्लिक लाइब्रेरी को एग्जामिशन है ये मत भूलिएगा, पब्लिक लाइब्रेरी को एग्जामिशन है ये मत भूलिएगा। ये जो सर्कुलर्स है इन पे आप अलग से टाइम डिवोट करके इनको देख के जाइएगा। दीज आर इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन अलग से आते हैं। बहुत सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अल्टीमेटली यू नो व्हाट हैपेंस, जो आप हमेशा सोचते हो बाद में पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, वो आप पढ़ते ही नहीं हो। तो ऐसा काम मत करिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको कहीं नोट बना लीजिएगा, लेकिन कोई चीज इस प्रकार से छोड़िएगा मत। जिस समय आप जहां पर हो आपका माइंड भी वहीं पे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूँ स्टूडेंट जो है जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका ध्यान मस्ती में है, हंसी मजाक में है, IPL मैचेस में है, और जब मस्ती कर रहे हैं उस समय ध्यान में है यार पढ़ाई मेरा छूटा हुआ है। ऐसा मत करिएगा। दिस विल नॉट अलाउ यू टू लिव लाइफ जॉयफुली। आप जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में हो, जिस समय आप एंजॉय कर रहे हैं आपका दिमाग सिर्फ एंजॉयमेंट में हो। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट में एग्जामिशंस है, या आप लर्न कर लेंगे नेशनल स्किल डेवलपमेंट, सेक्टर स्किल डेवलपमेंट। इसमें पॉइंट नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स और कल्चर में एग्जामिशन है, और स्पोर्ट्स अगर चैरिटेबल ट्रस्ट देता है तो एग्जामिशन है। When I say आर्ट्स और कल्चर में ट्रेनिंग एग्जाम्प्ट है, you have to understand कि म्यूजिक, डांस, सिंगिंग ये सब अगर ट्रेनिंग होता है तो इट्स एग्जाम्प्टेड। चैरिटेबल स्पोर्ट्स अगर चैरिटेबल ट्रस्ट देता है तो एग्जाम्प्ट है। तो ट्रेनिंग इन आर्ट्स एंड कल्चर इज एग्जाम्प्टेड। स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग भी एग्जाम्प्ट है इफ प्रोवाइडेड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट। वोकेशनल ट्रेनिंग आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट कभी भी देता है तो एग्जाम्प्ट रहता है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है देते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड्स होना चाहिए, ये क्लास डिस्कशन में किया हुआ है, तभी एग्जामिशन है। एग्रीकल्चर में प्री एग्रीकल्चर यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें एग्जामिशन था CPT, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग। कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, इसमें एग्जामिशन था। एग्रीकल्चर में था सप्लाई ऑफ लैंड, लेबर, मशीनरी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। तो प्री एग्रीकल्चर में एग्जामिशन था, मैंने इसको डिवाइड किया था इस प्रकार से। प्री एग्रीकल्चर में एग्जामिशन दिया जाता था आपके कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग। एग्रीकल्चर में हम लोग एग्जामिशन देते थे सप्लाई ऑफ लैंड, लेबर, मशीन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। पोस्ट एग्रीकल्चर में एग्जामिशन था लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में भी था, और फार्म कमीशन एजेंट जो फार्मर का क्रॉप्स बेचते हैं उनको भी एग्जामिशन था। एग्जामिशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में था, पैक्ड फूड आइटम्स में नहीं था। प्रोसेसिंग तभी एग्जामिशन था जब उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं हो और ये प्राइमरी मार्केट में मार्केटेबल बनाने के लिए हो। जहां प्रोसेसिंग में बेसिक नेचर चेंज हो जाता है लाइक पैडी टू राइस, दैट वुड बी टैक्सेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी फ्यूमिगेशन एग्जाम था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है लाइफ स्टॉक एग्जाम था। एग्जामिशन ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि ये हम लोगों को मिलता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा रियरिंग ऑफ एनिमल्स में, बट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस वाज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में यू हैव टू रिमेंबर GTA के सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज टैक्सेबल थे। एयरक्राफ्ट इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया एग्जाम था, विद इन इंडिया टैक्सेबल था। वेसल बाहर से अगर इंडिया आता है तो इंपोर्ट होने से टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज में, बाहर इंडिया से बाहर जाता है तो वेसल टैक्सेबल था। इनलैंड वाटरवेज में भी एग्जेम्पशन था। वो आपको ध्यान क्या रखना है, रेल, वेसल और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में ज्यादा एग्जेम्पशन जो है वो हम लोग गुड्स में दिए थे। DND SAM, ठीक है ना, उसका फुल फॉर्म मैं मानता हूं आपको याद है, डिफेंस मटेरियल वॉज देयर,
नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह में जो सप्लाई होता है वो था, न्यूज़पेपर था, डिफेंस मटेरियल, न्यूज़पेपर, डिजास्टर मटेरियल्स, डीएनडी सैम में आपका सॉल्ट आ रहा था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ रहा था, मिल्क और मैन्योर आ रहा था। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट में और एक एग्जिबिशन था जहां पर ट्रांसपोर्ट बिल 750 रुपया से कम था, सबको एग्जिबिशन था, जहां 2-3 लोगों का सामान जा रहा है। और टोटल बिल 1500 से कम था तो सबको एग्जिबिशन था। टोटल बिल अगर 1500 से ज्यादा है तो उसी को एग्जिबिशन था जिसका बिल 750 से कम है। ये एग्जामिशन चैप्टर इंश्योर करेगा कि आपका पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप इसको सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, सर्विस चार्जेस टैक्सेबल है विद 2 एक्सेप्शन ईच। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, एनिमल बर्ड्स का हेल्थ केयर, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सब एग्जेम्प्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन सिस्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट केयर, एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट। क्लास 12 तक का पढ़ाई, वोकेशनल, स्किल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, IIM के 1 ईयर और मोर के कोर्सेज एग्जेम्प्ट थे। हम जब इंस्टीट्यूशंस को देते थे तो सीट, सिक्योरिटी, एग्जामिनेशन, ईटिंग, एडमिशन, ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम था। एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, लैंड लेबर, मशीन सप्लाई करना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, पैकिंग, लोडिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउस, ये सब एग्जामिशन था। फ्यूमिगेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि एग्रीकल्चर में जो एग्जामिशन था वो रियरिंग ऑफ एनिमल्स में भी था, लेकिन रियरिंग ऑफ हॉर्सेज में कहीं नहीं था। कमीशन एजेंट जब फार्मर को सर्विसेज देते थे तो एग्जेम्पशन था। When I talk about passenger transportation, please remember one very simple thing about passenger transportation कि एयरक्राफ्ट टैक्सेबल था, रेलवे फर्स्ट क्लास AC क्लास टैक्सेबल था, वेसल आपका टैक्सेबल होता था जब वो टूरिज्म के लिए मेंट था। एयरक्राफ्ट वॉज टैक्सेबल, वेसल टूरिज्म होने से टैक्सेबल था, जबकि रेलवे फर्स्ट क्लास AC क्लास टैक्सेबल है। You have to remember within the city में there was an exemption. Within the city में there was an exemption almost to all of them except Ola, Uber taxable थे, AC buses taxable थे, but apart from that, if you remember, metro, inland waterways, tram, public transport, everything was exempted. तो बस, ट्राम, टैक्सीज वगैरह सबको हम लोग एग्जेम्पशन दिए थे। हाँ, जो AC बसेस थे या फिर आपके ओला उबर है, इनको हम लोगों ने टैक्सेबल किया था। होटल में देयर इज अ रूल कि जहां वैल्यू ऑफ सप्लाई इज बिलो और इक्वल टू 1000 इट इज एग्जेम्प्ट। अगर होटल का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो आपका 1000 रुपया से ज्यादा है, इट बिकम्स टैक्सेबल। When I say value of supply में होटल का रूम रेंट के अलावा जो इंसिडेंटल अगर एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस है या कोई इंसिडेंटल चार्जेस है फर्नीचर वगैरह के, वो सब इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो होटल में एग्जेम्पशन कब था? जहां बिल वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका बिलो और इक्वल टू 1000 हो पर डे, तब एग्जेम्पशन है। 1000 से ज्यादा होने से होटल का वैल्यू ऑफ सप्लाई इट बिकम्स टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस एग्जेम्प्ट, डोंट फॉरगेट। अगर हम लोग बसेस गवर्नमेंट कंपनी को देते हैं, ई व्हीकल लोकल अथॉरिटी को देते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट था। GTA को बसेस भाड़े पे, ट्रक्स भाड़े पे देने से एग्जेम्पशन था। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस विल बी एग्जेम्प्ट। यू ऑल्सो नो वन थिंग कि GTA को जब आप ट्रक्स देते हैं और गवर्नमेंट कंपनी को, पब्लिक सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को बसेस या लोकल अथॉरिटी को ई व्हीकल्स देते हैं, तो वो भी भाड़े पे देने से एग्जेम्पशन था। जो स्कूल को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देता है उसको बसेस भाड़े पे देने से एग्जेम्प्ट है। लीज अगर आपका लॉन्ग टर्म लीज हो फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल बिजनेस, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स आपको भाड़े पे देते हैं, ऐसे केस में 30 इयर्स और मोर का लीज होने से अपफ्रंट पेमेंट एग्जेम्पशन था। आर्टिस्टिक और फोक म्यूजिक डांस एग्जेम्प्ट था, जहां कंसिडरेशन आपका 1.5 लाख रुपया क्रॉस न करे। 1.5 लाख क्रॉस होने से टैक्सेबल है। और ब्रांड एम्बेसडर अगर आप हैं तो इट्स ऑलवेज टैक्सेबल। रिमेंबर वन थिंग, वेस्टर्न म्यूजिक ऑलवेज टैक्सेबल। एक्टर्स जो चार्ज करते हैं दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल। एग्जेम्पशन सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक और डांस को दिया गया है, वो भी क्लासिकल म्यूजिक को डांस एग्जेम्पशन तब दिया गया है जहां कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपया आपका क्रॉस न करे। जहां कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए आपका क्रॉस न करे वहीं एग्जेम्पशन है। बट वंस यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर इट्स ऑलवेज टैक्सेबल। इनक्यूबेटर को लाइफ टाइम एग्जेम्पशन था अगर वो अप्रूव्ड लिस्ट में फॉल करते हैं। अप्रूव्ड लिस्ट में आप देख लीजिएगा, एक बायो इनक्यूबेटर्स थे
एग्जेम्पशन बायो इंक्यूबेटर्स और टेक्नोलॉजी इन बिजनेस इंक्यूबेटर्स को थे। इनको इंक्यूबेटर्स को एग्जेम्पशन हमेशा मिलता है, चाहे ये इंक्यूबेटी को सर्विस दे या किसी और को दे। तो इंक्यूबेटर्स को लाइफ टाइम एग्जेम्पशन है, दे मस्ट बी अप्रूव्ड, और वो किसी को भी सर्विस दे एग्जेम्प्ट है। लेकिन इंक्यूबेटी को एग्जेम्पशन तभी है जब टर्नओवर 50 लाख रुपया क्रॉस न करे लास्ट ईयर का। एग्जेम्पशन सिर्फ 3 साल है और करंट ईयर में भी अप टू 50 लाख की एग्जेम्पशन है। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 50 लाख क्रॉस न करे तो इंक्यूबेटी को करंट ईयर में 50 लाख तक का एग्जेम्पशन है, वो भी मैक्सिमम 3 साल। कंस्ट्रक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल में कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट। इट हैज टू बी अ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इट हैज टू बी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स में एग्जेम्पशन कंस्ट्रक्शन, रिपेयर दोनों में। बट यू हैव टू रिमेंबर पॉइंट नंबर 2 कि एग्जेम्पशन सिर्फ प्योर लेबर में, गुड्स होने से एग्जेम्पशन नहीं है। अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनता है, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिलता है तो वो टैक्सेबल है, लेकिन सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनता है तो उसका कंस्ट्रक्शन एग्जेम्प्टेड रहेगा। स्पॉन्सरशिप ऑफ सर्टेन स्पोर्टिंग इवेंट्स आर एग्जेम्प्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देयर इज एन एग्जेम्पशन इन सर्कस, डांस, ओके, स्पोर्टिंग इवेंट्स, इन सब में एग्जेम्पशन है। इसके लिए कंसिडरेशन का लिमिट है। अवार्ड फंक्शन, पेजेंट्स, इन सब में कंसिडरेशन का लिमिट है। जहां म्यूजियम होता है, जू होता है, मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होता है, MZM, म्यूजियम, जू, मॉन्यूमेंट्स होता है, वहां हमेशा एग्जेम्पशन है। म्यूजियम, जू, मॉन्यूमेंट्स हमेशा एग्जेम्पशन है। मूवी हॉल हमेशा टैक्सेबल है। गेम पार्लर हमेशा टैक्सेबल है। वो चार्ट बनाया हुआ था। म्यूजियम, जू, मॉन्यूमेंट्स हमेशा एग्जेम्प्ट है। मूवी हॉल, गेम पार्लर्स हमेशा टैक्सेबल है। बाकी सब में कंसिडरेशन 500 रुपए तक का लिमिट है, वो क्रॉस करने से टैक्सेबल है। रिमेंबर वन थिंग कि प्लेयर, अंपायर, रेफरी, ओके, प्लेयर, अंपायर, रेफरी, टीम मैनेजर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को देते हैं तो एग्जेम्पशन है। प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर रिकॉग्नाइज बॉडी को देते हैं तो फिर एग्जेम्पशन है। लोकल फुटबॉल क्लब या फ्रेंचाइजीज को देते हैं तो वो टैक्सेबल रहेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जेम्पशन था EMY में। E वॉज एजुकेशन, M वॉज मेडिकल रिलीफ, Y वॉज योगा, E वॉज ऑल्सो एनवायरमेंट। चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जेम्पशन बाकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में नहीं है। इनको एग्जेम्पशन तब है जब ये इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हो, और इनको एग्जेम्पशन एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, इन्हीं सब में है। एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, इन सब में है। एनवायरमेंट वगैरह में भी है। रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जेम्पशन है, और घर में भी अगर रिलीजियस सेरेमनी अगर आप कंडक्ट करते हैं तो एग्जेम्पशन है। सो व्हाट विल हैपन अगर रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप, रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप को रिलीजियन में तो एग्जेम्पशन है ही, रिलीजियस सेरेमनी में भी एग्जेम्पशन है। बट जहां पर वो भाड़े पे कोई चीज लगाते हैं, अपना हॉल्स वगैरह, वहां सब में लिमिट्स है। कहीं 1000 का लिमिट है, कहीं 10,000 का लिमिट है, इसको चेक कर लेंगे। इनमें 1000 का लिमिट है जो होटल के लिए है, कम्युनिटी हॉल्स में 10,000 का लिमिट है, शॉप्स में 10,000 पर मंथ का है। इन दोनों में पर डे, इसमें पर मंथ है। तो रिलीजियस एंटिटीज को, रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जेम्पशन है। कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी में भी एग्जेम्पशन है। लेकिन जहां पर ये लोग रूम्स लेट आउट करते हैं या फिर शॉप्स वगैरह को लेट आउट करते हैं, कम्युनिटी हॉल्स को लेट आउट करते हैं, और कंसिडरेशन रूम्स के लिए 1000 पर डे, कम्युनिटी हॉल के लिए 10,000, शॉप्स के लिए 10,000 पर मंथ, वो क्रॉस करता है तो टैक्सेबल हो जाता है। KMVN अगर और हज कमेटी, ये लोग रिलीजियस पेरिग्रिमेज आपका ऑर्गेनाइज करते हैं। KMVN कैलाश मानसरोवर में अरेंज करता है, हज कमेटी हज के लिए अरेंज करता है, उसमें फिर एग्जेम्पशन है। गवर्नमेंट में आपको समझना है कि गवर्नमेंट का पार्ट टैक्सेबल था, पोस्टल, एयरपोर्ट, रेंटिंग, ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट का पार्ट टैक्सेबल था। एनी अदर सर्विस नॉन बिजनेस एंटिटी को देने से एग्जेम्पशन है। स्मॉल बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर लिमिट आपके रजिस्ट्रेशन लिमिट के नीचे था, उनको देने से भी एग्जेम्पशन था। बाद भी को देंगे तो बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं। दिस चार्ट प्लीज डू लर्न वेरी वेल फ्रॉम द टेबल दैट वाज रिटन विद ऑल ऑफ यू इन द क्लास। गवर्नमेंट का पार्ट टैक्सेबल है, पोस्टल, एयरपोर्ट, रेंटिंग, ट्रांसपोर्ट। पोस्टल में सील टैक्सेबल है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट एजेंसी एंड लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल में सील टैक्सेबल है,
स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी, लाइफ इंश्योरेंस। एयरपोर्ट जो एयरक्राफ्ट को देता है वो टैक्सेबल है, रेंटिंग बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल है, ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल है कि नहीं, पीछे से ही गवर्न होता है। एनी अदर सर्विस, गवर्नमेंट का पार्ट टैक्सेबल है और वो फॉरवर्ड चार्ज में भी था, लेकिन एनी अदर सर्विस रिवर्स चार्ज में है। गवर्नमेंट का एनी अदर सर्विस रिवर्स चार्ज में है और उसमें भी नॉन बिजनेस एंटिटी और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर जहां लिमिट से कम है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं। इंश्योरेंस आपको पता है, एक लंबा लिस्ट है, यू हैव टू लर्न। ट्रेड यूनियन जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है तो वो एग्जेम्प्ट है। सर हम लोग एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहते हैं और बिल्डिंग में मंथली मेंटेनेंस लगता है। गुड, अगर आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग रहते हैं और बिल्डिंग में मंथली मेंटेनेंस लगता है, अगर चार्जेस 7,500 रुपया क्रॉस नहीं करता है आपका फ्लैट वाइज, तो उन फ्लैट्स को एग्जेम्पशन है। आपके 2 फ्लैट्स है, एक फ्लैट में 7,500 चार्ज है, वो एग्जेम्प्ट है पर मंथ, दूसरे में मेंटेनेंस फी 10,000 पर मंथ है, वो टैक्सेबल रहेगा। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में जिस फ्लैट में चार्जेस मंथली मेंटेनेंस 7,500 रुपया क्रॉस नहीं करे वहां एग्जेम्प्ट है, जहां मंथली मेंटेनेंस 7,500 रुपया क्रॉस करे वहां वो फुल्ली टैक्सेबल है। सपोज CESC हम लोग पर इलेक्ट्रिकल बिल रेज करता है, दैट इज एग्जेम्प्ट बिकॉज CESC इज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंटिटी फॉर दिस पर्पस। इट नीड नॉट बी अ गवर्नमेंट कंपनी, इट हैज टू बी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी। लेकिन जनरेटर हायर चार्जेस टैक्सेबल है। CESC एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में बिल रेज करता है, दैट इज एग्जेम्प्ट। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हर मेंबर पे अलग अलग बिल रेज करते हैं, दैट इज टैक्सेबल। तो एग्जेम्पशन सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंटिटीज को यहां दिया गया है। इनके भी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसमें एग्जेम्पशन है, जो रेस्ट ऑफ द सर्विसेज है, मीटर टेस्टिंग वगैरह, लेबर चार्जेस वगैरह, उस पर GST है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में हम लोग एग्जेम्पशन दिए थे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में एग्जेम्पशन तब था जब इट हैज टू बी अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंटिटी। टोल चार्जेस, ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल, भूटान, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न विच इज लाइक योर एमलगमेशन, डीमर्जर, ये सब एग्जेम्प्ट है। पब्लिक लाइब्रेरी एग्जेम्प्ट है, पब्लिक कन्वीनियंस एग्जेम्प्ट है, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। बिजनेस एग्जीबिशन अगर इंडिया के बाहर हो वो भी एग्जेम्प्ट है। PF, ESI, आपका IRDA, SEBI, इन सबको एग्जेम्पशन है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस को एग्जेम्पशन है। डू नॉट फॉरगेट फॉरेन टूरिस्ट को हम लोग अगर फॉरेन में टूर अरेंज कराते हैं तो एग्जेम्प्ट है। तो किसमें एग्जेम्पशन है सर? टोल चार्जेस है, ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल, भूटान, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन राइस में LPTS का एग्जेम्पशन था। LPTS वॉज लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस, है ना, स्टोरेज। तो राइस में LPTS का एग्जेम्पशन था। 2 और 3 इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन सब में एग्जेम्पशन है। पेज नंबर, कंफ्यूजन नहीं हो, पेज नंबर 6.1 का 0.2 आप काट दीजिए। पेज नंबर 6.10 का, पेज नंबर 6.10 का 0.2 आप काट दीजिए। ये वाला आप फॉलो करेंगे उसके लिए। तो टोल चार्जेस, ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल, भूटान, बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, पब्लिक कन्वीनियंस, पब्लिक लाइब्रेरी, इन सब में एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। फॉरेन टूरिस्ट के लिए अगर आप फॉरेन में टूर अरेंज कराते हैं तो एग्जेम्प्ट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट, ये सब एग्जेम्पशन लिस्ट में फॉल करता था। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय यूनाइटेड नेशंस या फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस, इन सब में भी एग्जेम्पशन था, इसको आप चेक कर लेंगे। RTI में इंफॉर्मेशन लेना वाज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। हम लोग जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स अगर किसी को सर्विसेज देते हैं, कोई रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स अगर मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में सर्विसेज देता है तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। दिस वाज अ ईवी बिल। हम लोग क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन अराइज होने वाला है, ई-वे बिल क्या है? ई-वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट दैट एविडेंसेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ई-वे बिल। इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट एविडेंसेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स। गवर्नमेंट बोलता है आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, उसके पहले हमारे वेबसाइट में ई-वे बिल के ऑनलाइन पोर्टल में आप ये इंफॉर्मेशन दोगे कि सर हम यहां से यहां गुड्स ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं।
That means every movement of the goods will be documented, recorded with the government. Suppose आप goods कोलकाता से चेन्नई ले जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट को ये पहले इंफॉर्मेशन देंगे कि सर मैं कोलकाता से चेन्नई गुड्स ले जाना चाहता हूं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टैक्स के चोरी को रोकना। सपोज आप गुड्स जो है कोलकाता से चेन्नई ले जाते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के ई-वे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। आप गवर्नमेंट के ई-वे बिल पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और आप फिर भी गुड्स कोलकाता से चेन्नई लेके जा रहे हैं। रास्ते में ऑफिसर्स इंटरसेप्ट करेंगे और देखेंगे अगर आपके पास ई-वे बिल नहीं है तो आप पर जो ट्रक वाला है उसको बोला जाएगा ये गुड सीज होता है। नॉट ओनली सीज, यू हैव टू पे 100% पेनल्टी इक्विवेलेंट टू टैक्स। दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी कि गुड्स अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, मेरे पास पहले इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं आपको ई-वे बिल नंबर भी दूंगा। रास्ते में जब हमारे ऑफिसर्स इंटरसेप्ट करेंगे, आप अगर डॉक्यूमेंट दिखा देते हो इट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हो ई-वे बिल का, तो इन दैट केस वो गुड्स तो सीज होंगे, इसके अलावा 100% पेनल्टी भी लगेगा। तो अल्टीमेटली टैक्स का चोरी रुक जाएगा बिकॉज यू कैन नॉट ट्रांसपोर्ट गुड्स विदाउट ई-वे बिल। ई-वे बिल में कुछ एक बातों को ध्यान रखना है। इसमें सप्लाई जरूरी है कि मूवमेंट, इसमें मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। गिवन ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस अगर आप फ्री सैंपल्स भेज रहे हैं 2 लाख रुपए का किसी पार्टी को आप फ्री सैंपल्स भेज रहे हैं, इट्स अ बिग अमाउंट, बट सपोज यू आर डूइंग सो, नाउ there is no supply because there is no consideration in free samples, but certainly there is a movement of goods. Because there is a movement of goods, e-way bill has to be generated. तो ई-वे बिल में सबसे पहले याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है, नॉट द सप्लाई। सप्लाई है कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो ई-वे बिल हैज टू बी जनरेटेड। ये मोटर व्हीकल में होना चाहिए। अगर आप हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट ये सब में गुड्स ले जा रहे हैं तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू हैव ई-वे बिल। ई-वे बिल तभी दरकार होता है व्हेन द गुड्स आर बीइंग मूव्ड इन अ मोटर व्हीकल। मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूं ई-वे बिल का दरकार कब है? ई-वे बिल का दरकार है जब मूवमेंट हो रहा है गुड्स का इन अ मोटर व्हीकल। कुछ जगह एग्जेम्पशन दिया गया, आगे देखेंगे रूल 138(14) में, वहां ई-वे बिल का दरकार नहीं है, बट अदरवाइज ई-वे बिल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। जहां पर ई-वे बिल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड जहां पर कंसाइनमेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000। अगर मैं 50,000 रुपया से ज्यादा का गुड्स ले जा रहा हूं, मेरे को ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ये जो 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। हां, यहां लिखा है कि इसमें वैल्यू ऑफ एग्जेम सप्लाई छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहां पर एग्जेम सप्लाई का मतलब सेक्शन 11 वाला नहीं, एग्जेम सप्लाई मतलब जो ई-वे बिल में ही एग्जेम्प्ट है। मैं फिर से पूछ रहा हूं ई-वे बिल का दरकार कब है? ई-वे बिल का दरकार है when there is a movement of goods and consignment value is greater than 50,000 inclusive of taxes। क्या सर, जब भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है मोटर व्हीकल में और कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ई-वे बिल का दरकार पड़ेगा? ऑफ कोर्स ई-वे बिल का दरकार पड़ेगा। ये इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट मूवमेंट दोनों में लगता है। These are the circumstances interstate supply to job worker or handicraft goods, notified handicraft goods, जहां पर ई-वे बिल हम लोगों को हमेशा लगता है, चाहे वैल्यू 50,000 से कम हो या ज्यादा हो। मेरे को फिर से बताइए ई-वे बिल में क्या सीख रहे हैं? सर, ई-वे बिल दरकार पड़ रहा है जब मूवमेंट हो रहा है गुड्स का इन अ मोटर व्हीकल, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, और कुछ केसेस में यह हमेशा लगता है चाहे कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो या ना हो। ई-वे बिल हैज टू बी जनरेटेड बाय सप्लायर। सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट जनरेट करेगा, दोनों जन अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा, और दे कैन ऑल्सो generate as a citizen of India. Also, they can generate as a citizen of India.
ई-वे बिल में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है पार्ट ए और दूसरा पार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट ए में सप्लायर और रेसिपिएंट के डिटेल्स जाते हैं। पार्ट ए में सप्लायर और रेसिपिएंट डिटेल्स जाने के अलावा गुड्स के भी डिटेल्स जाते हैं, जबकि पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर अपने डिटेल्स देता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, पार्ट ए में हम लोग गुड्स, सप्लायर और रेसिपिएंट का डिटेल्स देते हैं, जबकि पार्ट बी में, ई-वे बिल का जो पार्ट बी है उसमें ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स जाता है। अगर 50 किलोमीटर से कम है, 50 किलोमीटर से कम है इंट्रा स्टेट, तब फिर ई-वे बिल में पार्ट बी का दरकार नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, पार्ट ए में गुड, सप्लायर, रेसिपिएंट का डिटेल्स, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का, व्हीकल नंबर वगैरह सब कुछ रहता है इसमें। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ई-वे बिल में, ई-वे बिल इंट्रा और इंटरस्टेट मूवमेंट में हमेशा दरकार है। खाली इंट्रा स्टेट जहां 50 किलोमीटर क्रॉस नहीं कर रहा है वहां पार्ट बी का दरकार नहीं है। ई-वे बिल इंटरस्टेट में लगता है कि इंट्रा, सर दोनों में। तो फिर ये क्या है, जहां 50 किलोमीटर से कम का ट्रांसपोर्ट है, इंट्रा स्टेट है और 50 किलोमीटर से कम है, वहां पार्ट बी का दरकार नहीं है। ई-वे बिल का अपना एक वैलिडिटी है एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर डे फॉर रेगुलर व्हीकल। ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मोडल जिसमें शिप है वहां पर इसका वैलिडिटी 20 किलोमीटर पर डे है। सपोज आप 400 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। ट्यूसडे दिन में 1 बजे ई-वे बिल जनरेट हुआ। ट्यूसडे 1 बजे ई-वे बिल जनरेट हुआ। द टोटल डिस्टेंस इज, लेट अस अज्यूम 301 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज 301 किलोमीटर। ट्यूसडे को 1 बजे ये बिल जनरेट हुआ, दिन में 1 बजे। 301 किलोमीटर को हम लोग 400 किलोमीटर पकड़ेंगे। अब 400 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 1 बजे ये ई-वे बिल का वैलिडिटी, सैटरडे 1 बज रहा है तो सैटरडे के मिडनाइट को ई-वे बिल का वैलिडिटी खत्म होगा। तो ये जो नंबर ऑफ डेज है ये जाके मिडनाइट में एंड होगा। सपोज लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मंडे मॉर्निंग 10 AM में आपने ई-वे बिल जनरेट किया मंडे मॉर्निंग में और 201 किलोमीटर है। अब 201 को हम लोग 300 मानेंगे तो ट्यूसडे 10 AM, वेडनेसडे 10 AM, थर्सडे 10 AM, थर्सडे को मिडनाइट में जाकर ये ई-वे बिल का वैलिडिटी खत्म होगा। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ई-वे बिल का जो वैलिडिटी है ये स्टार्ट होता है पार्ट बी जब आप भरते हैं वहां से। लेट अस एज्यूम कि हमने फ्राइडे को ई-वे बिल का पार्ट ए भर दिया सप्लायर ने, लेकिन ट्रांसपोर्टर मंडे को ले जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर मंडे को जब ले जाएगा वो पार्ट बी मंडे को भरेगा, वहां से ई-वे बिल का नंबर ऑफ डेज का काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो ई-वे बिल का नंबर ऑफ डेज का काउंटिंग स्टार्ट होता है पार्ट बी के भरने से, ठीक है ना। सपोज 301 किलोमीटर, इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू 400 किलोमीटर। देन 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से 4 दिन का वैलिडिटी है। और जिस दिन खत्म होता है, सपोज फ्राइडे 10 बजे सुबह खत्म होता है, डज नॉट मैटर, फ्राइडे को ये मिडनाइट में जाके इसका वैलिडिटी खत्म होगा। सपोज बीच में ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाता है, पहले एक ट्रक में गया फिर दूसरे ट्रक में जा रहा है, आधा रास्ते एक ट्रक फिर आधा रास्ते दूसरे ट्रक। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसे केस में पार्ट बी को अपडेट करना पड़ता है। रिटर्न्स टाइम से फाइल नहीं करने से ई-वे बिल का जनरेशन ब्लॉक हो सकता है। ये अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, इसको आप पॉजिटिवली देख लेंगे। रेलवेज बिना ई-वे बिल के गुड्स का डिलीवरी नहीं देगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है ना। फ्यू सिंपल इश्यूज, ई-वे बिल का वैलिडिटी खत्म होने से क्या होगा, माना जाएगा एज इफ ई-वे बिल इज नॉट देयर। गुड्स अगर एक कन्वेयंस से दूसरे कन्वेयंस ट्रांसफर हो रहा है तो पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा। वी ऑल्सो, अच्छा, नेचुरल कैलेमिटी के केसेस में आप ई-वे बिल का एक्सटेंशन करवा सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट इशू वुड बी कि जब सप्लायर जनरेट करता है तो रेसिपिएंट ई-वे बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर वो कुछ भी रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है विद इन टाइम पीरियड ऑफ 72 आवर्स तो हम लोग मान लेते हैं एज इफ इट इज एक्सेप्टेड। कुछ केसेस में ई-वे बिल का दरकार नहीं पड़ता है, कुछ केसेस में ई-वे बिल का दरकार नहीं पड़ता है। एलपीजी जब आप हाउस होल्ड को ले जाते हैं, केरोसिन, कैश, ज्वेलरी,
यूज्ड हाउस होल्ड एंड पर्सनल इफेक्ट्स, कोई घर शिफ्ट कर रहा है, उसमें वो मूवर्स एंड पैकर्स को हायर किया क्योंकि वो यूज पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट ले जा रहा है, इसलिए ई वे बिल का दरकार नहीं पड़ेगा। तो करेंसी, ज्वेलरी एंड यूज पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स, कैरोसिन, पोस्टल बैगेज, इन सब में हम लोगों को ई वे बिल का दरकार नहीं पड़ता है। नॉन मोटराइज कन्वेंस मैंने पहले ही बता दिया, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, ये सब में ई वे बिल का दरकार नहीं है। कस्टम्स में जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है तब दरकार नहीं है, बिकॉज वो कस्टम्स के दायरे में आता है। अल्कोहलिक लिकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जीएसटी के दायरे के बाहर है, उसमें ई वे बिल दरकार नहीं है। शेड्यूल 3 जो सप्लाई नहीं है, वहां पे भी ई वे बिल का दरकार नहीं है। ठीक है ना, वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दीज इश्यूज। जब ई वे बिल का दरकार नहीं पड़ता आपको, ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल, भूटान में दरकार नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उसमें मूव कर रहा है, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स है, दीज आर द केसेस जब ई वे बिल का दरकार हम लोगों को नहीं पड़ता है। ठीक है ना, डी ऑयल्ड केक में दरकार पड़ता है, बट अदरवाइज जो गुड्स एग्जेम्प्ट है उसमें दरकार नहीं पड़ता है। ई वे बिल 24 आवर्स तक कैंसिल हो सकता है जनरेट करने के बाद, उसके बाद इसका कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अगर कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन? आर यू ओके विथ इट? आई एम आस्किंग यू वंस अगेन, ई वे बिल का वैलिडिटी 100 किलोमीटर पर डे, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में 20 किलोमीटर पर डे, ओवर डायमेंशनल में भी 20 किलोमीटर पर डे, और ये मिडनाइट को एक्सपायर होता है। वी ऑल्सो नो कि ई वे बिल जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट आप कर सकते हैं एज अ रेसिपिएंट विद इन 72 आवर्स, अदरवाइज इट सीम टू बी एक्सेप्टेड। एंड व्हाट आर द केसेस व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड? कन्वेंस चेंज होता है तो पार्ट बी अपडेट कर दीजिए। ये 100 किलोमीटर पर डे, 220 किलोमीटर पर डे, ये चालू भी आपका पार्ट बी भरने से होता है। मिडनाइट में जाकर ये आपका खत्म हो जाता है, मैंने ये भी आपको बता दिया ना। 301 किलोमीटर है तो आप उसको 400 किलोमीटर मानेंगे। एलपीजी टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, कैरोसिन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, करेंसी, ज्वेलरी, पोस्टल बैगेज, हाउस होल्ड इफेक्ट, ये सब में ई वे बिल का दरकार नहीं है। शेड्यूल 3 एंड जो नॉन जीएसटी सप्लाईज है लाइक अल्कोहलिक लिकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ई वे बिल का दरकार नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, डिफेंस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में जो गुड्स के मूवमेंट हो रहे हैं, नेपाल कार्गो, नेपाल भूटान का ट्रांजिट कार्गो, इन सब में ई वे कस्टम्स के दायरे में ई वे बिल का दरकार नहीं है। रास्ते में आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल का कॉपी होना चाहिए। ऑफिसर इज गोइंग टू वेरीफाई द सेम। अगर आप प्रोड्यूस कर देते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोड्यूस कर देता है इनवॉइस और ई वे बिल का कॉपी, देन इट्स परफेक्टली फाइन। अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तब जैसा कि मैंने आपको बताया, it will get seized and a penalty would be, goods and conveyance will be seized and a penalty would be charged at the rate of 100% of tax evasion or 10,000, whichever is higher. So, ई-वे बिल का दरकार कब है? जब movement of goods हो whether intrastate or interstate, movement of goods हो whether intrastate or interstate, and in a motorized vehicle, consignment value should be greater than 50,000 inclusive of taxes, but we need to understand कि कुछ केसेस में ई-वे बिल का दरकार हमेशा पड़ता है। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड इंटरस्टेट सप्लाई टू जॉब वर्कर, supplier can register, recipient can register, or they can also register, a transporter can register, otherwise they can register as a citizen of India। पार्ट ए में supplier recipient goods के डिटेल्स, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स। नंबर ऑफ डेज का काउंटिंग पार्ट बी के भरने से होता है एंड वैलिडिटी इज 100/20 किलोमीटर पर डे। जिस दिन आएगा उसके मिडनाइट में जाकर इसका वैलिडिटी खत्म होता है। We need to understand postal baggage, kerosene under PDS, currency, jewelry, household effects, like LPG cylinders, इन सब में ई-वे बिल का दरकार नहीं है। शेड्यूल 3 में दरकार नहीं है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉन जीएसटी सप्लाईज में, यानी जो नॉन जीएसटी गुड्स है, जीएसटी के दायरे के बाहर है, अल्कोहलिक लिकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सब में भी ई-वे बिल का दरकार नहीं है। अगर ई-वे बिल प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो गुड्स और कन्वेयंस सीज हो जाएगा एंड देयर विल बी अ पेनल्टी एट द रेट ऑफ 100% ऑफ टैक्स इवेजन और 10,000 whichever is higher. That takes into account your topic of ई-वे बिल। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने जो दिया है इसको पॉजिटिवली चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।